हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है। आज हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। रेस्पिरेशन होता क्या है? तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है अपने लाइफ प्रोसेस करने के लिए। बॉडी में जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है? वो आती है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी हमको उससे मिलती है वही एनर्जी हम लोगों को जो हमारी डे टू डे लिविंग प्रोसेस है उसमें काम में आती है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। और वो रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो एटीपी जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, तो दैट इज अवर जो हमारा यूज या यूटिलाइज हम एटीपी का कर रहे हैं वो रेस्पिरेशन में परफॉर्म होता है। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें बायोकेमिकल क्यों कहा है? क्योंकि ये लिविंग बीइंग में हो रहा है और केमिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें अपन केमिकल फॉर्मूलाज देख रहे हैं तो सिंपल ये याद रखो कि बायोलॉजिकल फॉर्म में हो रहा है, लिविंग बीइंग में हो रहा है और केमिकल उसमें जो है रिएक्टेंट्स या और प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, मतलब बायोकेमिकल प्रोसेस है। तो बायोकेमिकल प्रोसेस जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि CHO, यही ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, यानी कि ग्लूकोज। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइंड हो रहा है और उस टाइम पे केमिकल एनर्जी की फॉर्म में एक एटीपी मॉलिक्यूल्स हमारा रिलीज हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है जो हम लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है क्लियरली? C6H12O6 रिएक्ट बाई 6O2 एंड ये सब क्या बनाएगा? ये बनाएगा 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O एंड 38 ATP। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस। अब हम बात करेंगे ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। तो कौन कौन से ऑर्गन्स है जो कि रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में काम में आते हैं? तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इसमें रेस्पिरेटरी सरफेस पे ही जो एक्सचेंज होता है गैसेस का वो परफॉर्म होता है। तो लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए उसके लिए, और वो थिन होना चाहिए, हाईली वस्कुलर होना चाहिए, बहुत ज्यादा उसमें अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उसमें ब्लड वेसल्स ज्यादा होने चाहिए, लेकिन अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए? इट शुड बी मोइस्ट, मोइस्ट होना चाहिए, ह्यूमिड होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी चाहे वो प्लांट का रेस्पिरेटरी सरफेस हो या फिर वो एनिमल का हो, ये कंडीशंस, तीनों कंडीशन दोनों में ही लागू होती है। गैसेस एक्सचेंज प्लांट में अगर हम देखेंगे तो जो भी टेरेस्ट्रियल फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो कि लैंड पे ग्रो करते हैं उनमें एयर स्पेसेस कंटिन्यूअसली जो है स्टेम या लीव्स की या रूट्स की जो सेल्स हैं उसके बीच में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और डिफ्यूजन के द्वारा ही वो क्या करते हैं? गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। अगर हम बात करते हैं वुडी फ्लावरिंग प्लांट जैसे कि ट्री, श्रब जिसमें वुड मिलती है, ट्री ट्रंक होता है, तो उसमें गैसेस एक्सचेंज लेंटिकल्स की फॉर्म में होते हैं। जो हम पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, इस तरह के ये डैश डैश स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं लेंटिकल्स। ठीक है, इसकी फॉर्म में गैसेस का एक्सचेंज होता है क्योंकि इनमें स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। स्टोमेटा ग्रीन स्टेम में जो कि प्लांट में होती है या फिर लीव्स में ही प्रेजेंट होंगे। एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो एनिमल्स जो है वो बहुत तरह के रेस्पिरेटरी सरफेस या ऑर्गन्स को शो करता है, लाइक अब डिपेंड करता है कि एनिमल कितना कॉम्प्लेक्स है। यानी ह्यूमन जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल है, तो इस हिसाब से सराउंडिंग के जो मीडियम से वो गैसेस एक्सचेंज करेगा वो उतना ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इसमें स्पेशलाइज्ड अलग अलग डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन सभी एनिमल्स में पाए जाते हैं और यही ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से भी जाने जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का और न्यूट्रिएंट्स का क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल्स। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सरफेस या ऑर्गन्स। तो देखते हैं, फर्स्ट देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहला है प्रोटिस्ट, स्पंजेस और सिलेंट्रिक्स। तो एक्वेटिक हैबिटेट में रहने वाले हैं, तो रेस्पिरेटरी सरफेस इनकी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लेटफॉर्म जैसे प्लेनेरिया, एनालिड्स, अर्थवॉर्म, नाइरीज, लीच और फ्रॉग, ये एक्वेटिक भी, सेमी एक्वेटिक भी हैं। तो इनमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और बॉडी जो इनकी होती है वो मॉइस्ट होती है, बहुत एकदम चिकनी सी होती है, एकदम सॉफ्ट सी होती है, ह्यूमिड होती है। तो वो जो है उसके तरह से ही रेस्पिरेशन करते हैं स्किन से।
अरेकनीड जैसे स्पाइडर, स्कॉर्पियन से वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, तो बुकलंग्स उनमें प्रेजेंट होते हैं। इंसेक्ट्स में ये भी टेरेस्ट्रियल में ट्रैकिक ट्यूब्स और स्पाइरिकल्स होते हैं, जो हमने कॉकरोच वाले चैप्टर में पढ़े थे। लाइमुलस आर्थ्रोपोड होता है, वो एक्वेटिक होता है, उनमें बुगिल्स होते हैं। एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग का टेडपोल, सैलेमेंडर या न्यूएट्स, वो एक्वेटिक होते हैं, उनमें एक्सटर्नल गिल्स होते हैं। फिशेस में एक्वेटिक होने के कारण इंटरनल गिल्स होते हैं। रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स टेरेस्ट्रियल होते हैं, तो उनमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं। टर्टल्स अंडर वाटर, तो उनमें क्लोएका प्रोसेस। तो ये सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, अलग अलग वेरियस ऑर्गेनिज्म के। जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है उनका कॉम्प्लेक्स होगा। अब बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो देखो इसमें क्या देखते हैं हम, सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन में क्या है। नोज, नेजोफेरिंग्स, थ्रोट एंड उससे जो भी एसोसिएटेड जो स्ट्रक्चर्स है वो सब, जैसे साइनस वगैरह, ये सारी चीजें। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में लैरिंग्स आ जाएगा फेरेंस के बाद में। तो लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स एंड लंग्स। इस तरह से ये दो तरह के रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें पाए जाते हैं। नोज की बात करेंगे तो नोज जो है वो क्या होता है। नोज हमारा होता है एक्सटर्नल लेयर या फिर नॉस्ट्रल। इसमें नेजल कैविटी होती है, दो नेजल चैम्बर होते हैं जो कि मेसेंकाइमल कार्टिलेज से बने हुए होते हैं। नेजल कैविटी है ये कार्टिलेजनस होती है। और तीन तरह के इसमें प्रेजेंट होते हैं। वेस्टिब्यूल, रेस्पिरेटरी पार्ट जो कि कंडीशनिंग का काम करता है। और ऑल्फैक्टरी सेंसरी चैम्बर भी इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि हमको फ्रेग्रेंस बताता है। हम खुशबू से, उसकी स्मेल से पहचान लेते हैं कि किस चीज की, कौन सी चीज यहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट फेरिंग्स की बात करेंगे। अपर मोस्ट पार्ट होता है नेजोफेरिंग्स का। ठीक है, तो नेजोफेरिंग ये फेरिंग्स है पूरा का पूरा। ठीक है, तो जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलेंगे नेजोफेरिंग्स, और जो मिडिल पार्ट है उसको बोलेंगे हम ओरोफेरिंग्स। तो नेजोफेरिंग्स, मिडिल वाला ओरोफेरिंग्स। ठीक है, फूड और एयर के लिए कॉमन पाथ होता है। एंड जो सबसे नीचे वाला होता है वो लैरिंगोफेरिंक्स, जो कि सिर्फ रेस्पिरेशन के लिए होता है। लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं टॉन्सिल्स, जो कि नेजोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स के बीच में होते हैं। यहाँ जो हमारे गले में होते हैं, यहाँ इस तरह टॉन्सिल्स होते हैं। ठीक है, अगर उनमें इन्फेक्शन हो जाए तो आपको टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। आइटिस मतलब स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन, तो वो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। लैरिंग्स की बात करेंगे। लैरिंग्स का एक नाम और है, दैट इज वॉइस बॉक्स। और ये देखो, ये इसका लैरिंग्स का पूरा हम देख सकते हैं। एपिग्लोटिस, हायोइड बोन, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, वेंट्रिकल्स, वोकैलिस, मसल्स, क्राइकोइड कार्टिलेज, ट्रेकिया जो कि विंड पाइप है, थायराइड कार्टिलेज, ट्रू वोकल कोर्ड्स एंड फॉल्स वोकल कोर्ड्स। फॉल्स वोकल कोर्ड्स जो हम अलग से जो आवाजें निकालते हैं, अलग अलग हम मिमिक्री कर सकते हैं, वो ये है। नेक्स्ट जो ये होलो स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर होता है, कार्टिलेजन प्लेट से मिलके बना होता है, इलास्टिक होता है, क्योंकि तभी इसमें हम वाइब्रेशंस आपको फील होती है। क्यों? क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है। वॉइस प्रोड्यूस कर सकता है इसमें। एयर का जो पैसेज है उसके इफेक्ट से, जैसे आप सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, उसमें जो फ्रिक्वेंसी या जो वेव्स क्रिएट होती हैं उसकी मदद से ही हमारी वॉइस क्रिएट होता है। वोकल कॉर्ड्स होते हैं, मॉड्यूलेशन कर सकते हैं हम। और मॉड्यूलेशन आप टंग, टीथ, लिप्स और नेजल कैविटी से जो है वॉइस में आप मॉड्यूलेशन ला सकते हैं। लेरिंगोफेरिंक्स में ये ओपन होता है, और ग्लोटिस जो है इसका ओपनिंग होता है। इस पे एक लीफ लाइक ऐसे स्ट्रक्चर सा प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। ये लिड की तरह काम करता है। जब हमें फूड ला मतलब भेजना है स्टमक के अंदर, तो लंग्स में ना चला जाए इसके लिए वो ट्रेकिया को इसे कवर कर लेता है। तो दो पाइप्स होते हैं। ठीक है, ऐसे दो पाइप्स हैं, तो इनके बीच में ही ऐसा होता है। अगर उसको खाना चाहिए, स्टमक में भेजना है, तो वो ट्रेकिया को कवर कर लेगा। और अगर उसको लंग्स में एयर भेजना है तो फिर वो इधर से जो अपना ईसोफेगस है उसको कवर कर लेगा, ताकि इधर वाले पार्ट ट्यूब से जो है वो ट्रेकिया से एयर लंग्स में जाए। ठीक है, तो इस तरह से जो है लैरिंग्स का स्ट्रक्चर होता है, जो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रेकिया। ट्रेकिया का एक नाम और है जिसे हम बोलते हैं विंड पाइप। ट्रेकिया ये वाला स्ट्रक्चर होता है। ये 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होता है, जो कि नेक से अप टू मिडल थोरेसिक कैविटी तक ये लोग ये पहुंचता है। और उसके बाद ये एक आगे दो पीछे। तो ये सब फिर पीछे होगा, और ये लंग्स होंगे, उसका पाथवे यानी कि ट्रैकिया आगे की तरफ होगा। 16 to 20 सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं,
जिनमें कि सीरेटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि ट्रैप कर लेते हैं किसी भी डस्ट पार्टिकल को या बैक्टीरिया वगैरह को, ताकि वो ब्रोंक तक ना पहुंच सके, लंग्स तक वो ना जाए। ट्रैकिया जो है दो तरह के लंग्स में डिवाइड होता है, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, पहले तो ब्रोंकाई में कन्वर्ट ये, तो लंग्स के अंदर ही ब्रांचेस अपने को देखने को मिलती है। तो ब्रोंकियाई, ब्रोंकाई तो जो है वो प्लूरल फॉर्म है, ब्रोंकस सिंगुलर है। ठीक है, देन ब्रोंकाई सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाता है, और टर्मिनल्स जो होते हैं उसके, उसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। उसमें से एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ब्रोंक्यूल के कॉर्नर पे, लास्ट कॉर्नर पे, जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। तो रियल जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो यही होता है एल्वियोलाई में, ऑक्सीजन अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आके फिर वो इस तरह से अगेन टर्शरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकस एंड देन ट्रैकिया से वो हमारी नोज के थ्रू आउट ऑफ द बॉडी रिलीज हो जाती है। ये हो गया हमारा ट्रैकिया या फिर विंड पाइप। नेक्स्ट बात करेंगे लंग्स के बारे में। लंग्स जो है, अगर आपसे पूछा जाता है मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन है, तो आप पिक करोगे लंग्स। पेयर्ड होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, इलास्टिक ऑर्गन होते हैं, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, और हर लंग्स जो है वो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन से कवर अप रहता है। वो डबल मेम्ब्रेन होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन, आउटर पेराइटल, और इनर जो होती है वो विस्ट्रल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो लुब्रिकेटिंग प्लूरल फ्लूइड से भरी हुई होती है, जिससे कि उससे लुब्रिकेशन प्रोवाइड किया जा सके। वो ड्राई नहीं होना चाहिए, अगर वो ड्राई होगा तो इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, तो उसको मॉइस्ट रखना जरूरी रहता है। तो जो राइट लंग है वो सबसे लार्जर होता है, और वो 3 लोब्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, और लेफ्ट लंग जो है वो स्मॉलर होता है, और उसमें 2 ही लोब्स प्रेजेंट होते हैं। हर एक जो लंग का जो लॉब होता है उसके टर्मिनल पे ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और इस तरह से ब्रोंक्यूल्स के बाद जब लास्ट में आके टर्शरी, इस तरह जो ब्रांचेस लास्ट में आके इस तरह से बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम एल्वेलाई कहते हैं, उसको 10 to 12 एल्वेलाई हर एक ब्रोंक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे एल्वेलाई की। तो एल्वेलाई क्या है, देखो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया वैसा ही है। थिन वॉल होता है, लोबुलेटेड होता है, यानी लुल के जैसा होता है, गोल सर्कल लाइक, और ये ग्रेप्स की बंच के जैसा दिखता है। और ये नेट कैपिलरी की नेटवर्क जो है इसमें इस तरह से डीपली सीटेड रहती है, और ये इलास्टिसिटी इनमें प्रेजेंट होती है। सिंगल लेयर होती है इनमें स्क्वैमस एपिथेलियम की। अराउंड लंग्स में अराउंड 700 मिलियन एल्वेलाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लो। और इसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ाने के लिए काम में आता है ये एल्वेलाई, ताकि ज्यादा से ज्यादा गैसेस का एक्सचेंज किया जा सके। डायफ्राम जो है वो एक मस्कुलर डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसा, जो कि हमारे एब्डोमेन और थोरेसिक कैविटी के बीच में होता है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हमने इसको खींचा, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है नहीं है, खींचने का मतलब ही कॉन्ट्रैक्शन है, तो ये फ्लैट हो जाएगा। इसमें उल्टा होता है, जैसे हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है, तो वो सिकुड़ती हैं, श्रिंक होती हैं, लेकिन वो छोटी हो जाती हैं। लेकिन अगर हम डायफ्राम की बात करें, तो डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उस कंडीशन में वो लार्ज हो जाता है। ठीक है, वो फैलता है, सिकुड़ता नहीं, छोटा नहीं होता, वो लार्ज, फ्लैट हो जाएगा। रिलैक्स होगा अगर, तो रिलैक्स होने पर वो स्मॉल हो जाए। ये सिर्फ डायफ्राम के केस में होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये उल्टा है इसमें। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे मैकेनिज्म रेस्पिरेशन की। तो ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल सेलर रेस्पिरेशन का। ब्रीदिंग क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस होता है जिसमें गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, वो एटमोस्फियर लंग्स के बीच में होता है। इसमें इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जो हम कर रहे हैं, इंस्पिरेशन मतलब इनहेलेशन, यानी कि एयर को अंदर ले जाना, एक्सपिरेशन मतलब आउट ऑफ द बॉडी हम क्या कर रहे हैं, गैस को रिलीज कर रहे हैं थ्रू नोज। इन दोनों ही प्रोसेस में रिब्स, स्टर्नम, इंटरकोस्टल मसल्स और tongue जो है वो रोल प्ले करते हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस, जैसे कि हमने एटमोसफियर लंग्स के बीच में एक ग्रेडियंट प्रोवाइड बन जाता है। वो ग्रेडियंट क्यों होता है, क्योंकि जैसे हमने सांस अंदर ली तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, फ्लैट हो गया, यानी कि सरफेस एरिया लार्ज हो गया, तो इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रेक्शन होगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा, इस तरह से अपवर्ड मूवमेंट होता है। करके देखो आप लोग, जब इनहेल करोगे तो आपको फील होगा कि चेस्ट का मूवमेंट ऊपर हो रहा है, यानी कि रिब्स और स्टर्नम जो है उसमें थोड़े से वॉल्यूम बढ़ रहा है, और थोरेक्स और लंग्स में जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। फिर एक्सपिरेशन जब हम करेंगे बाहर की तरफ, तो जो डायफ्राम है ये इस तरह से रिलैक्स हो जाएगा, तो अगेन ये डोम शेप में हो जाएगा फ्लैट से, और स्टर्नम वगैरह जो है वो हमारी
डाउनवर्ड मूवमेंट में आ जाए, इस तरह से डाउनवर्ड मूवमेंट आ जाता है, आप ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है वो क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है वो एल्वियोलर लेवल पे जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, उसको बोलते हैं। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो कि एल्वेलर की वॉल से कैपिलरीज दोनों, वो उसको क्या है, मोइस्ट और थिन थिन एक मेम्ब्रेन प्रोवाइड करती हैं। इस तरह से राउंड थिन मेम्ब्रेन होती है, एंड उसमें कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, ताकि ब्लड जो है वो लेके जाए। अब देखो आरबीसी तो मेन होता है, जो बिठा के लाता है, कैरियर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को लेके आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब देखो हम बात करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का। पल्मोनरी कैपिलरी में 40 mmHg होता है, और एल्वोलाइन होता है 1 mmHg। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 5 mmHg पल्मोनरी कैपिलरी में, एल्वोलाइन में होगा 40 mmHg। मेंटेन में रखना पड़ता है, ताकि हमको ऑक्सीजन हमें होल्ड करना होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड यूजफुल नहीं है, होता है, इस वजह में बाहर रिलीज करना होता है, तो लंग्स में ये कम रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, तो ये चीजें हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एल्वेलाई में किस तरह से गैस रिएक्शन होता है। तो ये इस तरह से कैपिलरीज में प्रेजेंट होती है, ये कैपिलरीज। एल्वेलाई मेम्ब्रेन है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी इसे बोलेंगे। इसमें देखो ये कैपिलरीज क्या लेके जा रही है, ये रेड वाला जो नजर आ रहा है आपको, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि आरबीसी ऑक्सीजन के करके ला रही है। और ये वाला जो है, ये जो कि हमारे वेरियस ऑर्गन्स तक लेके जाएगी। ठीक है, और अंदर लेके जो आ रही है वो डीऑक्सीजनेटेड है, यानी कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, इसलिए ब्लू कलर में नजर आ रही है। तो यहाँ बाहर छोड़, अंदर की तरफ छोड़ देंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर ऑक्सीजन को आरबीसी में हम एंटर कराएंगे तो रेड हो जाएंगी, और उसके बाद वो वेरियस ऑर्गन्स तक पहुंच जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो उसको हम आउट ऑफ द बॉडी नेजल से रिलीज कर लेंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, जिसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। पल्मोनरी वॉल्यूम्स की बात करेंगे अब हम, वो देख लेते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम एक टर्म आती है, अलग अलग टर्म्स आएंगी। टाइडल वॉल्यूम शॉर्ट में टीडी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे आईआरवी, यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी मैक्सिमम या एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो एयर हमने लिया, फोर्सफुली जो हम जितना ले रहे हैं, जितना ले सकते हैं। तो टोटल टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो होता है 500 ml, और जब हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं फोर्सफुली, तो 2000 to 3000 ml हम ले सकते हैं। एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम जो होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम हम एक्सपायर कर रहे हैं फोर्सफुली। ठीक है, नॉर्मल एक्सप्रेशन तो हो ही रहा है, लेकिन उसके अलावा हम जो फोर्सफुली एक्स्ट्रा करते हैं, जब ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, अनुलोम विलोम वगैरह, तो उसमें हम कितना रिलीज कर सकते हैं? 1100 डेड स्पेस क्या होता है? जो एयर का जो वॉल्यूम जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, पूरा तो नहीं निकलता है, थोड़ा बहुत रह जाता है, वो कितना होता है? 150 ml। रेसिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम एयर का जो कि लंग्स में और डेड स्पेस में प्रेजेंट है, मैक्सिमम रिलीज करने के बाद, एक्सपायरेशन करने के बाद, तो कितना रह जाता है डेड स्पेस में भी और लंग्स में भी? तो वो रहता है 100,000, 1100 एंड 1200, यानी 1100 से 1200 ml के बीच में। तो ये आपको ये जरूर याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है लंग की कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी यानी कि वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? वीसी इज इक्वल्स टू टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआर, यानी टोटल लंग कैपेसिटी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो हम ब्रीथ आउट करते हैं, और मैक्सिमम जितना हम अंदर लेते हैं, वो हमारी टोटल लंग की कैपेसिटी होती है। वो कितना हम कर सकते हैं? टोटल तो होती है हमारी 5200 से 58, सॉरी, हाँ, 5200 से 5800 ml, लेकिन फिर भी हम मिनिमम हम कितना मैं कर सकते हैं? 4100 से 4600 ml, इतना तो होता ही है। नेक्स्ट आता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। ऑक्सीजन 3% जो है प्लाज्मा, डिजोल्व फॉर्म में होती है प्लाज्मा में, और हीमोग्लोबिन पे 97% प्रेजेंट होती है। तो लंग्स से जो HB है प्लस 4O2, वो कंबाइन होके क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं इसको, जो कि ऐड हो जाता है हीमोग्लोबिन पे, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। टिश्यू में ऑक्सी हीमोग्लोबिन गया, उसने ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों को
सेपरेट आउट कर दिया और ऑक्सीजन तक पहुंच कर दिया। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, नाउ देखेंगे हम बोहर इफेक्ट। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, इसमें हम ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन और इसका जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो देखेंगे। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ जब कंपेयर करते हैं हम, ऑक्सीजन की टेंशन पे डिपेंड करता है। 100% सेचुरेशन नहीं होता है, बहुत कम कंडीशन में होगा। 95 to 97%, 100 mmHg ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एल्वेलाई। तो ये मापदंड जो दे दिए हुए हैं वो आप याद रख लेना। मेजरमेंट्स 50% एट कितने 30 mm ऑफ एफ जी पे पार्शियल प्रेशर में 50% ही ऑक्सीजन का टेंशन रहता है। लो पार्शियल प्रेशर जो है वो किससे एसोसिएटेड रहेगा, जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन दोनों अटैच फॉर्म में। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर बहुत कम होगा। सिग्मोइड कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाता है, यानी देखो फॉर एग्जांपल ये 40 पे है, या 40 पे हम देख रहे हैं, 40 mm ऑफ एफ जी पे ऑक्सीजन का प्रेशर देख रहे हैं हम। तो ये ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, पहले कितनी, पहले वाले में कितनी थी, 70 मान लो। ठीक है, नेक्स्ट वाले में इसको देखो 60 हो गई और उसके बाद 40 ही रह गई। तो इस तरह से जो है वो डिक्रीज होती जाती है। और ये हाई कार्बन डाइऑक्साइड का है, लो पीएच पे। ये नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड है और ये है हाई, सॉरी, ये तो हाई है। यहाँ पर ये अगर अपन देखेंगे तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है ना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी। यहाँ पर ऑक्सीजन कम मिल रही है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में हमको कितनी मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। तो इस तरह से इसका कर्व होता है। सिग्मोइड कर्व शिफ्ट हो जाता है, बोर इफेक्ट इसको बोला गया है। जैसे जैसे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन सैचुरेशन जो है वो इंक्रीज होता है, तो पहले जब हम इंस्पायर करेंगे तब तो ज्यादा होगी, ठीक है, उसके बाद कम होती जाएगी। तो ये लोअर एफिनिटी भी बोल सकते हैं हम। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी जो होती है वो कम होती है, यानी कि उसके लिए जो अटैचमेंट है वो कम होता है। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है कि डिसोसिएशन कर्व भी इसको बोलते हैं, बोर इफेक्ट को। हेल्डन इफेक्ट क्या कहता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो है वो एसिड की तरह काम करेगा, यानी पीएच जो है ब्लड का डिक्रीज कर देता है। और H+ का नंबर जब इंक्रीज होगा तो उस वजह से क्या बनता है, देखो अपना कार्बनिक एसिड के साथ रिएक्ट करके वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एल्वेलाई में एल्वेलाई में हाई पार्शियल प्रेशर और लो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। ठीक है, तो इसकी बाइंडिंग जो है वो ऑक्सीजन से हो गई। टिश्यू में लो होता है पार्शियल प्रेशर और हाई पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, तो ये डिसोसिएट कर देगा, इसको छोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड को कैच कर लेगा, इसको ले जाएगा। तो इस तरह से लो एफिनिटी होने की वजह से क्या होता है कि पहले चूज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ले जाके ऑक्सीजन को पकड़ा और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाके बाहर रिलीज कर दे। टेरेस में टिश्यूज में एंड देन फिर नेजल जो कैपिलरीज हैं वो सब ट्रैक या विंड पाइप के थ्रू फिर क्या होता है, प्रोसेस हमारा आउट ऑफ द बॉडी रिलीज हो जाता है। ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू में डिफ्यूज हो जाती है क्योंकि वही उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब हम देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कैसे पॉइजनिंग करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है, 250 टाइम्स ज्यादा होती है ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन का सबसे बेस्ट फ्रेंड है। वो उसको कहीं दिख गया तो उसको पकड़ लेगा, लेकिन उसको नहीं पता कि इसका सबसे बड़ा घातक दुश्मन है। ठीक है, यानी कि अगर हमने, हमारा तो दुश्मन है, अगर हमने कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ले लिया तो क्या होगा कि हमारी बॉडी और टिश्यू जो है उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम हो जाएगी और इसी की वजह से हमें जो है सफोकेशन फील होता है, उसकी वजह से किसी किसी की डेथ भी हो सकती है। ट्रांसपोर्ट कैसे होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, 7% प्लाज्मा जो है डिजोल्व होती है इन फॉर्म ऑफ कार्बनिक एसिड। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये कार्बनिक एसिड बन गया। 70% बाई कार्बोनेट आयन। तो आरबीसी में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करेंगे, कार्बनिक एसिड बनेगा। देन इस तरह से फिर ये बाइकार्बोनेट आयन H+ रिलीज कर देगा। प्लाज्मा में ये जो बाइकार्बोनेट आयन है सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमने देखी थी। ठीक है, अब देखेंगे पोटेशियम के साथ अगर रिएक्ट करेगा पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना देगा। और
H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा तो डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। लंग्स में क्या होता है, H प्लस और ये जो सॉरी कार्बनिक एसिड वाला जो है ये बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, ये बाइकार्बोनेट आयन H2CO3 बनाएगा एंड देन ये रिएक्ट करके दोनों सेपरेट आउट हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हमें मिल जाएगा। रेड ब्लड सेल के द्वारा क्या होता है, 23% ही अपना काम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, जो कि क्या होता है, एल्वेलाई रिज्म में जाके, क्योंकि वहां पर लो पार्शियल प्रेशर है तो वहां पे जाके वो डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी देखते हैं अपन, देखो डायग्राम में देखो, कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करें, ऑक्सीजन को टिश्यू में रिलीज करें। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये देखो टिश्यू सेल से आया इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और ये एंटर हो गया इधर डिजोल्व प्लाज्मा में। ये ब्लड है हमारा, ब्लड में ये हीमोग्लोबिन है, आरबीसी है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इधर गया, वाटर के साथ रिएक्ट किया, बाइकार्बोनेट आयन बनाया, ठीक है, इस तरह कार्बोनिक एसिड बनाया, बाइकार्बोनेट आयन, और इस तरह से ये पूरा काम चलता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये पिक करके क्या करता है, ये लेके जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को आउट ऑफ द बॉडीज को रिलीज करने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही हम इनहेल करेंगे ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन को छोड़ के वो कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा और बाहर रिलीज कर देगा। इसके बाद हम बात करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन हम लोग देख चुके थे। इसमें लास्ट स्टेज में क्या होता है, सेल के इनसाइड एटीपी का फॉर्मेशन हो, ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन दोनों चीजें होती है। फॉस्फोरिलेशन में आपको बता चुकी हूँ, फॉस्फेट अपने को ऐड करना है तो फॉस्फोरिलेशन हो रहा है कि एटीपी में अपन एडीपी में अपन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करेंगे तो एटीपी बन जाएगा। अब हम देखेंगे ये 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी से मिलेगी और एटीपी को पावर, मतलब जो है करेंसी, एनर्जी करेंसी हम बोलते हैं, तो वो हमारा बन जाए। अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में कार्बन ये C6H12 वो सिक्स ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पर एनर्जी यूटिलाइज हो रही है और यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है। अब ब्रीथिंग का रेगुलेशन देखते हैं कैसे होता है। तो ये ड्यूअल कंट्रोल होता है, इसमें केमिकल और नर्वस दोनों तरह से होता है। एडल्ट ह्यूमन में 12 टाइम्स पर मिनट, न्यूबॉर्न में 1 मिनट में 44 टाइम्स, और नॉर्मल ब्रीदिंग जो है वो इनवॉलेंटरी होती है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं। रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ कहाँ होते हैं, पोन्स एंड मेडुला में होते हैं। ये पोन्स एंड मेडुला हमारा जो ब्रेन का पार्ट है पीछे वाला, यहाँ पर होता है। तीन ग्रुप्स होते हैं रेस्पिरेटरी ग्रुप न्यूरॉन्स, जो मेडुला इंस्पायरेटरी सेंटर होता है, इसको एपनियोस्टिक सेंटर भी कहते हैं, जो कि हमारी आई के मूवमेंट को, सोने को, जागने को भी कंट्रोल करता है। इसका एंटागोनिस्ट होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर इसका उल्टा काम करे। अब हम लोग देखेंगे पेंट्रोलेटरल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, यानी मेडुला में होता है इसका सेंटर, और इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी सेंटर होता है ये, यानी हम इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं वो। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कौन में होता है, ये इंस्पिरेशन को लिमिट करेगा, हमारी सोने जाने की जो कैपेसिटी है उसको स्लो कर देगा, और हमारी आई का मूवमेंट को भी स्लो कर देगा। ठीक है, तो ये इस तरह से रेगुलेट किया जाता है। इंस्पिरेशन के टाइम पे लंग्स जो है वो एक्सपेंड होते हैं क्रिटिकल पॉइंट तक, और स्ट्रेच रिसेप्टर जो है वो इम्पल्स भेजेंगे वेगस नर्व्स तक। फिर उसके बाद इनहिबिटरी इम्पल्सेस जो है वो इंस्पायरेटरी सेंटर में ट्रांसमिट होंगे और रिलैक्सेशन हो जाएगा, फिर हम एक्सपायरेशन करेंगे। ठीक है, तो जब रिलैक्सेशन हो रहा है तो एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, तो इस तरह से। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। अब हियरिंग ब्रेयर रिफ्लेक्स, ये क्या होता है, तो जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं वो ज्यादा देर तक हम स्टिमुलेट नहीं कर सकते, नहीं हम उन्हें ज्यादा देर तक हम रोक सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा करते हैं तो देखो, क्योंकि हमें अपने आप ही हमारी जो कैपेसिटी है वो बोल जाएगी और फिर हम अपने आप ही इंस्पायर कर लेंगे, यानी कि हमारी बॉडी अपने आप ही उस चीज को कंट्रोल करती है। एक लिमिट तक ही आप एक्सपायरेशन कर सकते हो, अल्टीमेटली आपको अंदर इंस्पायर करना चाहिए। ये कंट्रोल डेप्थ और रिदम होता है पूरा रेस्पिरेशन का। और
ये लंग्स को फ्लैटन होने से और बर्स्ट होने से बचाता है, के बीच का जो पॉइंट है वो रहता है। और रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो है वो कम्युनिकेट करते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, यानी कि सिग्नल उनको सेरेब्रल कॉर्टेक्स से मिलेगा। जब हम वॉलंटरी ब्रीथिंग यानी अपनी इच्छा से ब्रीथ लेते हैं तब ये वाला प्रोसेस काम करता है। तो ये जो है वाटर की एंट्री से भी बचाता है और जो इरिटेटेड गैसेस जो होते हैं उससे भी बचाता है हमको। ठीक है, हमको अच्छी नहीं लगेगी कि यार यहाँ पर धुआं पॉल्यूशन है, तो हम वहां से हट जाएंगे। मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट क्या होता है? नॉर्मल जो मूवमेंट्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि हम अलग अलग इमोशंस के द्वारा भी कनेक्टेड होते हैं। जैसे मान लो हमें खांसी आ रही है, कफिंग, उसमें अलग रेस्पिरेशन प्रोसेस हुआ, यॉर्निंग में अलग, स्नीजिंग छींक में, रोने में, हंसने में, ऐसे जो चेन की सांस है तो उसको साइन कहते हैं। सोबिंग में, हिकअप से में, हिचकी में, वाल्सल्वा और मैन्युअर, इस तरह से अलग अलग जो है प्रोसेस में हम अलग अलग मूवमेंट रेस्पिरेशन के परफॉर्म करते हैं। अब बात करेंगे कॉमन डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं। एम्फाइसेमा यानी कि एल्वेलाई ब्रेकडाउन हो जाता है, ब्रीथ शॉर्ट हो जाती है, स्मोकिंग या एयर पॉल्यूशन से होता है। स्मोकिंग छोड़ दो, पॉल्यूशन में मत जाओ, और तो आप वापस रिकवर हो सकते हो। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, कफिंग होती है इसमें, इसमें भी ब्रीथ शॉर्ट हो जाती है, स्मोकिंग, एयर पॉल्यूशन, वही प्रोसेस। ठीक है, इसमें हटाना है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है वो ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन हो जाए, आइटिस आ गया मतलब बहुत ज्यादा, एक्यूट मतलब ज्यादा, स्वेलिंग आ गई, ब्रीथ शॉर्ट हो गई, येलो कफ में येलो म्यूकस निकलेगा, वायरस या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। इसके लिए एंटीबायोटिक्स या वेपराइजर वेपराइजर यूज करते हैं। साइनसाइटिस, साइनस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसमें स्वेलिंग आने से साइनसाइटिस हो जाता है। साइनस ग्लैंड जो है वो इन्फ्लेम करके म्यूकस डिस्चार्ज करते हैं, वायरस या बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसमें भी एंटीबायोटिक्स या वेपराइजर हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद है लैरिंगाइटिस। लैरिंगाइटिस जो कि लैरिंग्स में इन्फ्लेमेशन होगा, वोकल कॉर्ड में सोर थ्रोट, हॉर्नेस ऑफ वॉइस जो है वो थोड़ी सी हमारी भारी हो जाती है। म्यूकस बनता है, उसमें बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया है, एक इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। रेस्ट करो, वॉइस को रेस्ट दो, स्मोक मत करो। निमोनिया, लंग्स इन्फ्लेमेशन है, उसमें माइल्ड से सिवियर तक का हो सकता है, कफ हो सकता है, इसमें फीवर आ सकता है, ब्रीथ शॉर्ट हो सकती है, ठंड लग सकती है, स्वेटिंग, चेस्ट पेन, ब्लडिंग हो सकता है। वायरस बैक्टीरिया की वजह से होता है। फिजिशियन जो है वो एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं। और अपने बॉडी को वार्म रखना होता है। अस्थमा में कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, ब्रोंकियस कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, म्यूकस की वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है, या फिर टीटीसी बचती है सांस लेने में। ठीक है, ये पोलन की एलर्जी से हो सकता है, किसी फूड की एलर्जी या फूड एडिटिव या पेट के हेयर से हो सकता है। इसके लिए इनहेलेंट यूज करते हैं, इरिटेंट रिलीज करते हैं। तो ये सब है। उसके बाद ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस। तो ये फाइब्रोसिस के मतलब क्या होता है कि लंग्स को डैमेज करता है। फाइब्रोसिस यानी सिलिका वगैरह है, ये जो मटेरियल जहाँ खान वगैरह में, माइंस में जो लोग काम करते हैं उनकी रेस्पिरेटरी के थ्रू वो ट्रैक्ट में जाके जमा हो जाता है। डस्ट पार्टिकल, सिलिका या एस्बेस्टोस पार्टिकल की वजह से जो वर्कर्स हैं उनको दिक्कत होती है। मास्क पहनो या फिर टाइम टू टाइम अपने वर्क से छुट्टी लो, रेस्ट लो। आर्टिफिशियल वेंटिलेशन या फिर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी इसको कहते हैं। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें ब्रीथिंग की जो पर्सन है ब्रीथ करता है, उसमें नेचुरली जो ब्रीथिंग है वो नहीं हो पा रही अगर, तो उसको हम लोग आर्टिफिशियली देते हैं। क्यों हो सकता है? या तो किसी कोई चौक हो गया, सफोकेशन होता है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो डेथ को रोकने के लिए हम ये इस तरह से उसको देते हैं। दो मेन स्टेप है, यानी कि या तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी लंग्स को हम लोग आर्टिफिशियली दे दें, या फिर फोर्सफुली हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन माउथ के द्वारा उसको देते हैं, जिसको वेंटिलेटर बोलते हैं। तो एक, या तो जिसको ये प्रॉब्लम होती है या तो नाक में वो नलची लगती है जिसके थ्रू अपर वाला जो पार्ट है उसमें एयर पहुंचाई जाती है, और अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो फिर उसके लिए ऑक्सीजन मास्क वगैरह के थ्रू होता है ये पहला वाला। और सेकंड वाला अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर माउथ में ही एक गले से नली डालते हैं, मोटी सी, जिससे कि जिसे वेंटिलेटर बोलते हैं, और डायरेक्ट लंग्स में वो एयर पहुंचाता है। ये मशीन के सपोर्ट से किया जाता है। वेंटिलेटर हॉस्पिटल में सर्जरी या
सीरियस लंग डिजीज किसी को है, ब्रीदिंग फेलियर किसी को हो रहा है तो होता है। लंग्स में डायरेक्टली पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट लंग्स से बाहर की तरफ रिलीज करता है। तो ये है वेंटिलेटर, जो कि एक मशीन होती है। अब ये है, हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तो रेस्पिरेशन वाला हो गया है प्रोसेस। अब हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे सर्कुलेशन के बारे में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड एंजॉय। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी है, दैट इज सर्कुलेशन इन एनिमल्स। तो आज हम लोग, अब हम बात करने वाले हैं सर्कुलेशन इन एनिमल्स। स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? देखो, इसमें हम लोग क्या क्या चीजें देखने वाले हैं इसके बारे में देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सर्कुलेशन एनिमल में, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट, हार्ट वर्किंग मैकेनिज्म, ह्यूमन हार्ट, ब्लड वेसल, ब्लड प्रेशर और लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में हम बात करें। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे होगा? यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, दोनों ही ऑर्गेनिज्म में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सेल के अंदर डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। अमीबा है, पैरामीशियम है, रूट हेयर सेल है प्लांट्स के, डब्ल्यूबीसी एनिमल्स की, उन सब में साइक्लोसिस करके एक मोमेंट होता है। जैसे रुका हुआ पानी जो है वो सड़ने लगता है, खराब होने लगता है। इसलिए जो साइटोप्लाज्म है सेल का, उसमें भी इस तरह से स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है, रोटेशन मूवमेंट होता है, और कंटिन्यूअसली इस तरह से रोटेट करता रहता है ताकि वो खराब ना हो। उसी को हम बोलते हैं साइक्लोसिस। ठीक। और एक इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट भी इसमें देखा गया है। जैसे इंट्रासेलुलर में क्या होता है कि विद इन द सेल, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हम पढ़ ही चुके हैं डिफ्यूजन, रेसिप्रोकेटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन के बारे में हमने बात की थी। ऑस्मोसिस के बारे में हमने बात कर चुके हैं। तो इस तरह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव ट्रांसपोर्ट, दो तरह से जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है। पंजे सिलेंट्रेट जो है, उनमें क्या होता है, उनमें भी क्या होता है कि बॉडी कैविटी के अंदर इस तरह का मूवमेंट देखा गया है। ठीक है, हाइड्रा वगैरह जो है उनमें भी क्या होता है, बॉडी कैविटी के अंदर इस तरह से मूवमेंट होता है। नेक्स्ट, जो फ्लैटवर्म होते हैं उनमें पेरेन्काइमल सर्कुलेशन होता है। राउंड वॉर्म्स में विसरल ऑर्गन्स जो हैं उनके, उनमें मूवमेंट होता है। बॉडी वॉल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, जैसे कि मसल्स में है, होता है हम लोग के। उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट के काम में लेते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एक्स्ट्रा सेलुलर के फॉर्म में यूज करते हैं। एनिमल्स की अगर हम बात करेंगे, एनिमल्स में जो सर्कुलेशन है वो कैसे होगा, तो उनमें टाइप्स ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। ओपन सर्कुलेशन में क्या होता है कि ब्लड जो है वो बाहर बॉडी कैविटीज में बहता है। तो बॉडी की जो कैविटी है, स्पेस है, बॉडी स्पेस, उसमें वो ब्लड बहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच, आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क का एग्जाम्पल है। अब क्योंकि इनमें कोई पर्टिकुलर ऐसा कुछ ऑर्गन नहीं होता है, तो इसलिए बॉडी कैविटी में, जैसे ये हार्ट वगैरह इस तरह के 13 चैम्बर हार्ट इसमें होते हैं कॉकरोच में। तो इसलिए जो सर्कुलेशन है वो पूरी बॉडी में ओपनली होता है, इसलिए हमने बोला है ओपन सर्कुलेशन। ठीक है, और जो मटेरियल का एक्सचेंज है वो डायरेक्टली जो है ब्लड और टिश्यू के बीच में डायरेक्ट होता है। इसमें रेस्पिरेटरी प्रेग्नेंट हीमोग्लोबिन नहीं होता। ठीक है, ये लो प्रेशर के थ्रू ही इनका जो ब्लड होता है वो लो प्रेशर के थ्रू जाता है। जैसे यहाँ पे अगर प्रेशर लो हुआ, यहाँ हाई हुआ, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इस तरह से मूवमेंट होता है। इनमें रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट भी नहीं देखा गया है, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं है। तो रेस्पिरेटरी गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका भी ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। क्लोज सर्कुलेशन की बात करते हैं। क्लोज मतलब बंद, यानी कि ब्लड वेसल्स में अगर सर्कुलेशन होता है ब्लड का, उसको क्लोज सिस्टम बोलते हैं। ब्लड वेसल्स जो है वो डायरेक्ट बॉडी टिश्यू के कांटेक्ट में नहीं आती हैं। उनका जो मटेरियल एक्सचेंज होता है ब्लड और बॉडी टिश्यू के बीच में, वो लिम्फ के थ्रू होता है। और ब्लड जो है वो हाई प्रेशर के साथ में ही फ्लो होता है। ठीक है, तो इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हीमोग्लोबिन ही करता है। जितने भी वर्टेब्रेट्स हैं, हायर मोलस्क और एनिमल्स में क्लोज्ड सर्कुलेशन देखा गया है। नाउ देखेंगे टाइप्स ऑफ क्लोज सर्कुलेशन। तो सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। सिंगल मतलब एक ही राउंड वो काटेगा,
यानी कि ब्लड जो है वो हार्ट में सिर्फ एक ही बार आएगा, एक ही साइकिल कंप्लीट करेगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से गिल्स और गिल्स में जाता है, और वहीं पे वो क्या होता है, उसका ऑक्सीजनेशन होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो गिल्स है, सॉरी, जो गिल्स होते हैं, हार्ट से जो है ब्लड गिल्स में जाएगा प्योर होने के लिए, वहां पे ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये बाकी की जो बॉडी पार्ट्स हैं उसमें, बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसमें, ऑर्गन्स में ये चला जाएगा। एक मिनट, ठीक है। देन हम लोग बात करेंगे, तो इस तरह से जो है गिल्स से जो है, गिल्स में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, और वो बॉडी पार्ट्स में चला गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो नेक्स्ट साइकिल में ही हार्ट में आएगा, ठीक है। यानी डायरेक्ट वो प्योर हुआ और उसके बाद वो डायरेक्ट चला गया बॉडी पार्ट्स में, जैसे फिशेस है। फिशेस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जब लेके जाते हैं, तो कौन लेके जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें हमको हार्ट में देखने को मिलता है। इसलिए हमने उसको क्या बोला है, वेनस हार्ट। क्योंकि हार्ट में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड ही रहेगा। प्योर ब्लड गया कहाँ, इम्प्योर जाएगा गिल्स में, और गिल्स में प्योर होने के बाद डायरेक्ट वो चला जाएगा बॉडी पार्ट्स में, वो फिर दोबारा रिटर्न होके नहीं आएगा। लेकिन हमारे यानी कि डबल सर्कुलेशन में क्या होता है कि प्योर होने के बाद दोबारा वो हार्ट में आता है, एंड देन वो जाएगा बॉडी पार्ट्स में। देखो यहाँ पे देख सकते हैं, दो बार जो है वो आता है ब्लड पार्ट्स में जाने से पहले, ठीक है। तो पहले तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में भेजेंगे, हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजा लंग्स में, लंग्स ने उसको प्योर किया, और दोबारा लंग्स भेजेगा हार्ट में, और नाउ अब ये हार्ट जो है वो भेजेगा बॉडी पार्ट्स में या बॉडी ऑर्गन्स में। तो दो बार आ गया, एक साइकिल कंप्लीट नहीं हुई उससे पहले दो बार आ चुका है हार्ट में, इसलिए हमने बोला है डबल सर्कुलेशन। और इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन भी कहते हैं, क्योंकि लंग्स में प्योर होने के बाद अगेन वो हार्ट में आता है, ठीक है। और जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स में, तो उसको हम लोग बोलते हैं, लंग्स में जा रहा है तो मतलब लंग्स के लिए हम टर्म टर्म यूज करते हैं पल्मोनरी, ठीक है। तो और लंग्स से जब हार्ट में जाएगा अगेन, तो हम उसको बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये चीज क्लियर हो गई। लंग्स में जा रहा है इसलिए हमने बोला है पल्मोनरी, और लंग्स में जाएगा कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ही जाएगा, क्योंकि वहां पे जाके उसको ऑक्सीजनेटेड होना है, प्योर होना है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपन प्योर ब्लड बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन वो ऐड कर रहा है, मतलब उसको ब्लड को प्योर कर रहा है। उसके बाद फिर लंग्स से जाएगा हार्ट में, तो उसको बोलेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। बर्ड्स में और मैमल्स में ये डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखो इस तरह से, तो ये हार्ट है, हार्ट से पहले गया कहाँ, यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा, फिर पल्मोनरी वेन में जाएगा, फिर अगेन जाएगा लेफ्ट एट्रियम में हार्ट के, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर डोर्सल एओर्टा में जाएगा, बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा, सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा में जाएगा, एंड अगेन वो राइट में। इस तरह से क्या है, वो बॉडी ऑर्गन में यहाँ चला गया, तो ये तो प्योर ब्लड गया, ठीक है। अब उसके बाद बॉडी ऑर्गन से फिर वो इम्प्योर ब्लड लेके आएगा, और सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा में, फिर अगेन हो जाएगा राइट एट्रियम। तो ये जो साइकिल है ये दो बार रिपीट होती है, इसलिए हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ह्यूमन में सर्कुलेटरी सिस्टम जो है किससे बना होता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से और लिम्फेटिक सिस्टम, दो सिस्टम से बनता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में तो क्या होगा, ब्लड ब्लड वेसल और हार्ट इन्वॉल्व होंगे, और ये ट्रांसपोर्ट करेगा, होम्योस्टेसिस करेगा, प्रोटेक्शन करेगा। ट्रांसपोर्ट मतलब न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट भी करेगा, और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी करेगा। हीमोस्टेसिस मतलब हमारा जो बॉडी टेम्परेचर उसको मेंटेन करने का काम करेगा, एंड प्रोटेक्शन भी करेगा। किससे,
बैक्टीरिया एंड वायरसेस से। ब्लड का कंपोजिशन और कोएगुलेशन क्या होता है? तो ब्लड का जो कंपोजिशन है, हम ब्लड की जब स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हीमेटोलॉजी। ही मतलब ब्लड और लॉजी लोगस मतलब स्टडी। तो ब्लड की स्टडी मतलब हीमेटोलॉजी। रेड कलर का एक फ्लूइड होता है, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से ही हमारा जो ब्लड है उसका ओरिजिन होता है। तो ये फ्लूइड होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये पढ़ा था हमने 11th में। अब जो एडल्ट है उसमें 4 से लेकर 6 लीटर ब्लड रहता है टोटल। तो ब्लड कभी भी बॉडी में कम नहीं होगा, हीमोग्लोबिन या उसकी कॉन्स्टिट्यूट कंपोजिशन ही कम ज्यादा हो सकता है। स्लाइटली अल्कलाइन होता है, सॉल्टी होता है, विस्कस फ्लूइड होता है और वाटर से थोड़ा हेवियर होता है। तो वाटर में जैसे ही हम डालेंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा, तो उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है। ब्लड के जो मेन कंपोनेंट्स है उनके बारे में बात करेंगे तो प्लाज्मा 55% प्लाज्मा फ्लूइड होता है, 45% एलिमेंट्स होते हैं और इनको हम सेंट्रिफिकेशन के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है। सेंट्रिफिकेशन एक मशीन होती है जिसमें हम इस तरह से, इसमें रोटर्स लगे होते हैं, यहाँ हम अपनी टेस्ट ट्यूब डालेंगे, इसमें ब्लड सैंपल रहेगा और इसको गोल घुमाते हैं आरपीएम, ठीक है, रोटेशन पर मिनट। तो उस तरह से उसके आरपीएम हम सेट करते हैं कितना तेज और धीरे रखना है। तो जब हम इस टेस्ट ट्यूब को निकालेंगे तो उसमें दो ऐसे लेयर बन जाती है। ये होता है अपना प्लाज्मा और नीचे जो होता है, जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। प्लाज्मा, ठीक है, 55% है टोटल ब्लड का। और ये होता है स्ट्रॉ कलर, यानी कि एकदम ये कहते हैं एकदम लाइट ग्रीन कलर का अपियर होता है। ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है, विस्कस होता है, इसमें काफी सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा का कंपोजिशन देखेंगे तो प्लाज्मा में वाटर 90% होता है, प्रोटीन एल्बुमिन ग्लोबुलिन प्रोपर्डीन प्रोथ्रोम्बिन फिब्रिनोजन 7 to 8% होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम आयरन मैंगनीज क्लोराइड आयन बाइकार्बोनेट आयन और ये फॉस्फेट आयन 1% होते हैं और फूड जैसे ग्लूकोज अमीनो एसिड फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड 1 to 2%। वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया यूरिक एसिड क्रिएटिनिन और रेगुलेटर्स हार्मोन एंजाइम विटामिन एंटीकोगुलेंट्स हिपेरिन और कोलेस्ट्रॉल और एंटीबॉडीज और ऑक्सीजोल ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन। ये टोटल ये सब चीजें कितनी होती हैं, 1 से 2% होती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ये याद रखना, प्लाज्मा का कंपोजिशन पूछ लिया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स जो हैं, ब्लड सेल जो है वो उसको कलेक्टिवली जब अलग अलग एलिमेंट्स फॉर्म हो, मतलब मतलब बोल सकते हैं कंबाइंड होके एक अलग से एलिमेंट्स बनाएंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमें जो दो सेपरेशन मिले थे, ये इन एलिमेंट्स में बहुत सारे अदर एलिमेंट्स भी रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आरबीसी प्लेटलेट्स मोनोसाइट लिम्फोसाइट ईसोफिल बेसोफिल न्यूट्रोफिल। ये सब क्या है, ये वाइट ब्लड सेल्स है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपने को एलिमेंट वाले पोर्शन में मिलेंगे। ल्यूकोसाइट्स हैं, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट, यानी जो कोएगुलेटिंग एजेंट्स होते हैं वो सब भी इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी के बारे में। आरबीसी को ही एक नाम और हमने दिया है अरिथ्रोसाइट। साइट मतलब सेल और अरिथ्रो मतलब ब्लड। तो ब्लड सेल क्योंकि ठीक है, तो ब्लड सेल को अपन क्या बोलते हैं, अरिथ्रोसाइट्स। अब ये ह्यूमन बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, ये बाई इस तरह से होती है। पीछे देखोगे तो भी ऐसा ही स्ट्रक्चर मिलेगा, यानी बाई कॉनकेव होती है, राउंड फॉर्म में होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड। इसमें मैच्योर स्टेट में न्यूक्लियस जो है वो डीजनरेट हो जाता है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, कैमल और लैमा, इनमें न्यूक्लिएटेड होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन देखा गया है। ये रेड कलर का होता है क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें आ जाती है, तो ये रेड कलर का होता है। मेल्स में 5.1 to 5.8 मिलियन पर MM क्यूब, फीमेल में 4.3 to 5 मिलियन पर MM क्यूब, ये इसका टोटल वॉल्यूम होना चाहिए। नेक्स्ट जो, इसको अपन क्या बोलते हैं, आरबीसी काउंट। ठीक है, आरबीसी की लाइफ स्पैन 120 डेज की होती है और फॉर्मेशन जो होता है आरबीसी का उसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, आरबीसी जो है वो हिमेटोसाइटोब्लास्ट या रेटिक्यूलोसाइट, रेटिक्यूलोसाइट उनसे बनते हैं।
तो हिमेटो, इसकी मदर कौन है? हिमेटोसाइटोब्लास्ट या फिर रेटिनोसाइट। अरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन्स जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जैसे फीटस होता है, फीटस की जो लीवर, स्प्लीन, एडल्ट में जो है रेड बैन बोन मेरो, बोन मेरो जो है हमारी जो फीमर और ह्यूमरस है, लॉन्ग वाली जो हड्डियां हैं, उनमें इस तरह से एक फ्लूइड भरा होता है रेड कलर का, उसको बोलते हैं रेड बोन मेरो। और येलो कलर का होता है तो येलो बोन। ठीक है, अब बोन, ये जो डेड आरबीसीज होती हैं, ये लीवर में जाके या स्प्लीन में जाकर ही इनको इनको बोलते हैं, कह सकते हैं कि रिमूव किया जाता है। उसके बाद इसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अगर इनका नंबर इंक्रीज हो जाए तो पॉलीसाइथेमिया हो जाता है, और डिक्रीज हो जाए तो अरिथ्रोसाइटोपेनिया। अरिथ्रोपोइटिन नाम का एक हार्मोन होता है जो कि किडनी सेल, ठीक है, वो स्टिमुलेट करेगी बोन मैरो कि आरबीसी बनाओ बनाओ, तो वो आरबीसी बनाएगा। और कौन सा एंजाइम इसमें काम में आता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये हम लोग देख भी चुके थे, याद करो जब हम लोगों ने बात की थी इसकी, जब हम एंजाइम वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तब हम लोगों ने इसकी बात की। ठीक है, तब हम लोगों ने बात करी थी इसकी। एंड ये दोबारा से शेयर करते हैं स्क्रीन, 2 मिनट। इस तरह से ये हम लोगों ने पूरा का पूरा पढ़ लिया। अब हम आगे की बात करते हैं। तो फंक्शन क्या है आरबीसी के? आरबीसी जो है वो रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट में रेस्पॉन्सिबल होती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी गैसेस। तो ये पीएच मेंटेन करती है, ब्लड का विस्कोसिटी मेंटेन करेगी, ब्लड क्लोटिंग में इसका कंट्रीब्यूशन होता है क्योंकि इसमें थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, फिब्रिनोजेंस होते हैं। हिमेटोक्रिट क्या है? ये जब हम लोग आरबीसी का वॉल्यूम निकालते हैं तो आरबीसी अपॉन टोटल ब्लड वॉल्यूम, इसी को क्या बोलते हैं? हिमेटोक्रिट, यानी रेशियो ऑफ आरबीसी अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। नेक्स्ट हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की। इसको हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, जैसे हमने इसको एरिथ्रोसाइट बोला था। ल्यूकोसाइट कलरलेस होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं, अमीबॉइड स्ट्रक्चर होते हैं, से इरेगुलर शेप होते हैं, लार्ज होते हैं आरबीसी से। और ये अमीबोइड की तरह ही मूवमेंट करते हैं। इस मूवमेंट को हम बोलते हैं डायापेटेसिस। इस पे क्वेश्चन देखा गया है। नेक्स्ट, जो नॉर्मल एडल्ट है उसमें 5000 से लेकर 11,000 डब्ल्यूबीसीज होती है पर एमएम ऑफ क्यूबिक ऑफ ब्लड। और अगर डिक्रीज हो जाए तो ल्यूकोपेनिया, और टेम्पररी इंक्रीज अगर डब्ल्यूबीसी में होता है तो उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकेमिया जो अनकंट्रोल्ड इंक्रीज अगर डब्ल्यूबीसी में देखा गया है तो उसको बोलते हैं ब्लड कैंसर या फिर ल्यूकेमिया। इसका फंक्शन क्या है? ये डिफेंस मैकेनिज्म या प्रोटेक्शन करती है हमारी बॉडी को। कहाँ से? जो भी फॉरेन पार्टिकल से, बैक्टीरिया, वायरसेस, उनसे प्रोटेक्ट करती है। डब्ल्यूबीसी के टाइप्स जो है वो कैसे होते हैं? ये कलरलेस, इरेगुलर होती है और न्यूक्लिएटेड होती है। इसमें इसके सेल में पॉलीमॉर्फिज्म देखा गया है, यानी कि वेरिएबल्स, जैसे अभी इस शेप की है तो ये इस शेप की हो जाएगी थोड़ी देर में, यानी कंटिन्यूस ये वेरिएबल फॉर्म चेंज करती है। दो तरह के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट का मतलब साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, यानी इस तरह से ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये क्या बनाते हैं? माइलोइड स्टेम सेल बनाते हैं। ये एक बार अगर बन जाए ग्रेनुलोसाइट तो ये डिवाइड नहीं होती, ठीक है, इनमें डिवीजन नहीं होता। 72% बनाती हैं डब्ल्यूबीसी का टोटल। और ये कुछ स्टेनिंग प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम लोग इसको 3 तरह में हमने डिवाइड किया है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इओसिनोफिल। तो जैसे हम लोगों ने मान लो बेसिक डाई यूज की तो बेसोफिल। न्यूट्रोफिल क्या है? जो कि बहुत ही फाइन, छोटे छोटे से लार्ज नंबर में होते हैं और न्यूट्रल स्टेन या डाई यूज करते हैं। 70% डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल से बनता है। एंड इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है? इसमें बहुत सारे मल्टी लोब है, बहुत सारे लोब्स हैं, 3 दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मल्टी लोब स्ट्रक्चर। अमीबॉइड मूवमेंट करता है ये भी अमीबा की तरह, फेगोसाइटोसिस भी करेगा। यानी कि फेगोसाइटोसिस क्या होता है? इस तरह से बैक्टीरिया के पास चला जाएगा और उसको ऐसे एनगल्फ कर लेगा अंदर की तरफ, एनगल्फ करके फिर ये उसको डिस्ट्रॉय करेगा। इसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। पस जो होती है, किसी के मान लो कोई चोट लग गई, वहां से पस निकल रही है, फुंसी में से पस निकलती है, में डेड न्यूट्रोफिल्स या माइक्रोफिल डैमेज टिश्यू पाए जाए।
बेसोफिल इसका एक नाम हो रहा है साइनोफिल। बेसोफिल जो है वो कमी होती है मात्रा में, और इनका साइज जो है वो लार्ज होता है। ये बेसिक स्टेन से यानी कि मिथाइलिन ब्लू से स्टेन हो सकती है। नॉन फेगोसाइटिक या स्मॉल स्फेरिकल सेल से। एंड ये 0.5 से 1% इन डब्ल्यूबीसी टोटल बनाती है। न्यूक्लियस इनका ट्विस्टेड होता है। एलर्जी कंडीशन में ये एक्टिव होती है और हिपेरिन हिस्टामाइन या सीरोटोनिन सिक्रेट करती है। ठीक है, तो यही एलर्जी के टाइम पे ये सिक्रेशन होती है। ईसिनोफिल या एसिडोफिल, ये जो है एसिडिक डाई से स्ट्रेन होते हैं, इयोसिन डाई से, और इसलिए इनका नाम एसिनोफिल है। 1 से लेके 3% तक होती है डब्ल्यूबीसी में। ये बाइलोब होता है इनका न्यूक्लियस, जैसे दो लोग। ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को डिस्ट्रॉय करती है, फेगोसाइटोसिस यानी कि एंटीबॉडी जो है वो बैक्टीरिया को पकड़ लेगी। ठीक है, इसके पास लेके आएगी, ये पूरा का पूरा एंटीबॉडी को ही एनगल्फ कर जाएगा, अंदर ले जाएगा, अंदर ले जाके सबको ही क्या करेगा, डिस्ट्रॉय। ठीक है, ये एलर्जिक रिएक्शन में इनका नंबर बढ़ जाता है, और इनमें एंटी हिस्टामिक प्रॉपर्टी भी पाई गई है। एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी, फंक्शन इनका होता है डिटॉक्सिफिकेशन या फिर एंटी टॉक्सिन ये प्रोड्यूस करती है ताकि हमारी बॉडी से टॉक्सिन रिलीज हो सके। नेक्स्ट आता है ए ग्रेन्युलोसाइड। ए ग्रेन्युलोसाइड जो है रेस्ट में 28% का वॉल्यूम बनाते हैं डब्ल्यूबीसी का। इनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर ये लिम्फोइड स्टेम सेल बनाते हैं। वो माइलिनोइड स्टेम सेल बनाते हैं, ये लिम्फोइड स्टेम सेल बनाते हैं, मतलब उनसे बनते हैं, सॉरी। और ये माइटोसिस के द्वारा ये डिवाइड होते हैं। उनमें जो था उनमें डिवीजन नहीं देखा गया था, एक बार बनने के बाद इनमें डिवीजन था। इनका न्यूक्लियाई जो है वो लार्ज होता है, लेकिन उनमें लोब्यूल्स नहीं मिलते हैं। दो तरह के होते हैं ये, लिम्फोसाइट एंड मोनोसिस्ट। लिम्फोसाइट जो है वो लार्जेस्ट स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है इनमें, और ये 25 to 30% होते हैं टोटल डब्ल्यूबीसी के। इनके फंक्शन के बेसिस पे ये दो तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का नाम हमने रखा है, बोन मैरो में मैच्योर होते हैं इसलिए। एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेंगे, ह्यूमरल इम्यूनिटी करेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी इम्यूनिटी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टी लिम्फोसाइट जो है मेच्योर होते हैं थाइमस में, इसे हमने नाम रखा है टी लिम्फोसाइट। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का परफॉर्म करते हैं ये। और टी लिम्फोसाइट चार तरह के होते हैं, हेल्पर टी सेल, मेमोरी टी सेल, किलर टी सेल और सप्रेसर टी सेल। तो इन सबका अपना अपना रोल होता है। हेल्पर हेल्प करेगा, मेमोरी मेमोरी में फीड कर लेगा कि ये बैक्टीरिया आया था दोबारा, और किलर उसको मारेगा। सप्रेसर टी सेल जो है कोई भी बड़ी हुई चीज है तो उसको सप्रेस करेगा। मोनोसिस्ट जो है वो लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होता है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। और इसका न्यूक्लियस किडनी शेप का होता है, लार्ज होता है। 3 to 5% टोटल डब्ल्यूबीसी होते हैं ये। एक्टिवली होता है, मूवमेंट कर सकता है ये, और मैक्रोफेजेस को में कन्वर्ट हो जाता है। तो मोनोसिस्ट से बनते हैं मैक्रोफेज, बहुत ज्यादा लार्ज फेगोसाइटोसिस सेल होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया और डेड जो डैमेज टिश्यू होते हैं उनको फेगोसाइटिस के थ्रू ऐसे एंगल्फ कर देते हैं, खा जाते हैं, और अंदर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इनके एंजाइम्स उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ये सेलुलर फ्रेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर लार्ज होंगे तो मेगा कैरियोसाइट, इस तरह से लार्ज फ्रेगमेंट्स होते हैं सेल के। बॉन मैरो में बनते हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। इनका नॉर्मल काउंट 2.5 to 4.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। और इनमें थ्रोम्बोसाइट जो है अगर कम हो जाए नॉर्मल से तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है। और इंटरनल ब्लीडिंग अगर ये कॉज करते हैं तो हेमरेज हो सकता है। इनको अगर हम सील करते हैं, सील करने के भी काम में आते हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स को ये, मान लो ब्लड वेसल कहीं से रप्चर हो गई तो वहां पे जाके उसको सील करने के काम, उसको बोलते हैं प्लेटलेट प्लग या थ्रोम्बस। सीटेनिन सिक्रेट करते हैं, ये वैसे कॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है अपना ब्लड क्लोटिंग या कोagulation ऑफ ब्लड। इसको ये भी बोलते हैं खून का थक्का जमना। ठीक है, तो ये लिक्विड ब्लड को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं।
और कैसे इनिशिएट होंगे, मान लो कोई सब्सटेंस फॉरेन सब्सटेंट आ गया या फिर डैमेज टिश्यू जो है, तो फॉरेन सब्सटेंस आया तो उसको बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोसेस। उसके थ्रू ये उसको कोएगुलेट कर देंगे, इसको डैमेज करने की कोशिश करेंगे। एक्सट्रिंसिक प्रोसेस, कोई मान लो डैमेज टिश्यू है, ठीक है, तो उसको भी क्या करना है, इनको मूव करना है, तो ये कोगुलेट करेंगे, पहले से जमा करेंगे, क्लम्स बना लेंगे। इसमें कुछ फैक्टर्स इंटरेक्शन करते हैं जिनको एंजाइम, थ्रोम्बिन नाम का एंजाइम सिक्रेट होता है। अब होता क्या है, देखो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो एंजाइम प्रो थ्रोम्बिनेज से बनेगा। प्रो मतलब इनएक्टिव फॉर्म है, तो प्रो से बनेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये एक्टिवेट करेगा किसको, हिपेरिन को, और इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, थ्रोम्बिन कन्वर्ट हुआ सॉल्युबल प्रोटीन के फाइब्रिनोजन में और इनसॉल्युबल फाइब्रिन में। ये जो फाइब्रिन है ये ऐसे कहीं पे भी जैसे चोट लगती है तो फाइब्रिन का एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। ऐसे ये मैश नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर एक बना देगा, मैश जैसा, ताकि जो, ठीक है, प्लेटलेट्स का होती है इसमें और ब्लड सेल्स होती है, क्लोट की जैसा दिखता है। जैसे आपके कहीं चोट लग गई, थोड़े टाइम में वहां पे रेड रेड ऐसे एक मैश लाइक स्ट्रक्चर आ जाए, वो क्या कहते हैं उसको, उसको क्लोट बोलते हैं, ताकि जो ब्लड है वो बाहर, बॉडी के बाहर ना आ सके। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है ब्लड को रोकने के लिए। दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, कोई टिश्यू डैमेज हुआ, मान लो ब्लड के बाहर कोई, सॉरी वेसल के बाहर कोई टिश्यू डैमेज हुआ, तो टिश्यू ट्रोम्बोफ्लास्टिन आया, इसने इनएक्टिव एक्स जो फैक्टर है उसको एक्टिवेट एक्स फैक्टर में कन्वर्ट किया। अब जो प्रोथ्रोम्बिन इंतजार कर रहा था, तो इसने थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, देन ब्लड का क्लोटिंग हो जाएगा। दूसरा है इंट्रिंसिक पाथवे। डैमेज ब्लड वेसल्स में कैस्केड यानी एक के बाद एक सिक्वेंशियल क्लोटिंग फैक्टर आते हैं, फैक्टर 1 2 3 4 8 9 10 इस तरह से आते हैं। फिर उसके बाद वो 10 फैक्टर को 9 के बाद 10th में आकर एक्टिवेट करेंगे। वो प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा, थ्रोम्बिन बना, अगेन फिब्रिनोजन से फाइब्रिन बना और ब्लड का क्लोट। तो इस तरह से दो पाथवे के थ्रू जो है ब्लड क्लोटिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हार्ट के बारे में बात करेंगे। तो हार्ट क्या है, हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन। हम लोग सोचते हैं कि हार्ट में ब्लड प्योर होता है, नहीं, ब्लड प्योरिफिकेशन का प्रोसेस लंग्स में होता है। हार्ट सिर्फ एक मोटर है, जो कि मोटर जैसे पानी को पंप करती है वैसे ही हार्ट हमारे ब्लड को पंप करता है, वेरियस ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। रेडिश ब्राउन कलर में होता है, ये होल होता है, मस्कुलर ऑर्गन है और इसका साइज हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। एवरेज वेट 300 ग्राम मेल्स में, 250 ग्राम फीमेल्स में, और ये कॉनिकल शेप का होता है। ठीक है, लाइज इन मीडियास्टिनम, यानी कि लंग्स के जो दो स्पेसेस हैं, से ये लंग्स जा रहा है, ठीक है, लंग्स के स्पेस के दो स्पेसेस के बीच में ये प्रेजेंट रहता है। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे हार्ट की वॉल के बारे में। तो हार्ट वॉल जो है वो क्या है, हार्ट मेसोडर्मल होता है ओरिजिन में, यानी कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में मेसोडर्मल लेयर जो है वहां से ओरिजिन इसका होता है। तीन लेयर होते हैं, एपी, मायो एंड एंडो। एपिकार्डियम, एपी मतलब आउटर थिन वॉल होती है ये, स्क्वैमस एपिथेलियम इसमें होते हैं। मायोकार्डियम मिडल थिक लेयर होती है, ठीक है, और ये कार्डियक मसल से बनती है। और एंडोकार्डियम इनर सिंगल थिन लेयर होती है, ये भी एक स्क्वैमस की बनती है। क्लियर है, यानी कि बाहर वाली स्क्वैमस, अंदर वाली भी स्क्वैमस, ओनली बीच वाली जो थोड़ी थिक है वो कार्डियक मसल की होती है। एपिकार्डियम एंडोकार्डियम जो है वो प्रोटेक्टिव होती है, और मायोकार्डियम रेस्पॉन्सिबल होती है, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करती है हार्ट का। नेक्स्ट जो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे हम ह्यूमन हार्ट का। ह्यूमन हार्ट जो है 4 चैम्बर होता है, और इसमें दो सुपीरियर चैम्बर होते हैं जिनको हम एट्रिया बोलते हैं, ऑरिकल्स। इंफीरियर को बोलते हैं, यानी नीचे वालों को वेंट्रिकल्स। एट्रिया जो है वो कोरोनरी सर्कस। ठीक है, अब एक्सटर्नली जो है एट्रिया को सेपरेट करने के लिए कौन आएंगे, वेंट्रिकल्स से कोरोनरी सर्कस, या फिर एट्रियो वेंट्रिकल्क्यूलर फ्लूइड इसको बोला जाता है। यानी मान लो ये दो हैं,
ऑरिकल्स और ये वेंट्रिकल्स, इनको सेपरेट करेगा कोरोनरी सल्कस। दो वेंट्रिकल को सेपरेट करता है एंटीरियर पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। ठीक है, इनकी वॉल्स के नाम है। कोरोनरी आर्टरी या कोरोनरी वेन जो है वो इन्हीं सल्काई के थ्रू जो है वो मूव करते हैं। पल्मोनरी ट्रंक, राइट और वेंट्रिकल और एओर्टा जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से में प्रेजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताती हूँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्यों, क्योंकि उसको लेफ्ट साइड से क्या लेके जाना है, प्योर ब्लड लेके जाना है ऑर्गन्स को। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, देखो ये वाला जो पार्ट है ये है क्या, लेफ्ट कॉमन कैरोटिक आर्टरी, ये ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी है ये वाली। ठीक है, और ये लेफ्ट सब क्लेविकल आर्टरी है, सुपीरियर वेना केवा है। राइट पल्मोनरी आर्टरी ये वाली, ये राइट पल्मोनरी वेन होती है, ये छोटी वाली। ठीक है, उसके बाद ये एओटा होता है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स होती हैं दो, ये कोरोनरी सल्कस जो कि ऑरिकल और वेंट्रिकल को सेपरेट आउट करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट का एपेक्स, ये राइट वेंट्रिकल है, ये इंफीरियर वेना केवा है, सुपीरियर है ऊपर वाली, नीचे वाली इंफीरियर वेना। तो ये पूरा का पूरा है हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर। अब एंटीरियर व्यू देखेंगे इसका। ठीक है, एंटीरियर व्यू में अगर हम देखेंगे तो देखो ये लेफ्ट सब क्लेविकल आर्टरी इधर आ गया, यानी हमने इसको पहले पीछे से देखा, अब हम सामने से देख रहे हैं कि ये एओर्टा, लिगामेंटम, एट्रियोसम नजर आएगा हमको, ये छोटा सा लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज हैं, देन पल्मोनरी ट्रंक है इसमें, ये गर्दन इसकी, उसके बाद लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स हैं ये दो, ये ठीक है, लेफ्ट एट्रियम है ये, ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। इसी तरह से ये इंफीरियर वेना केवा है और ये सुपीरियर वेना केवा है। राइट पल्मोनरी आर्टरी है, राइट पल्मोनरी वेन्स है, राइट कोरोनरी आर्टरी है इनमें, राइट एट्रियम है, कोरोनरी सल्कस है जो कि डिफ्रेंशिएट करता है ऑरिकल को वेंट्रिकल से, और राइट वेंट्रिकल फिल्टर है। तो ये पूरा का पूरा इंटीरियर और पोस्टीरियर भी हम लोगों ने देख लिया। इस पे लेबलिंग पे क्वेश्चन आ सकते हैं, देखा जाए तो लेबलिंग आप लोगों से पूछी जा सकती है कि किस तरह से, आपको दे देंगे ABCD और नाम पूछ लेंगे कौन कौन से नाम। ठीक है, अब हम बात करेंगे पल्मोनरी ट्रंक जो होता है वो बाइफरकेट हो जाता है, इस तरह से दो रास्तों में डिवाइड हो जाता है। और उस कहाँ पे खुलता है वो खुलता है राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। एओर्टा जो है वो सिस्टमिक एओर्टा भी इसको बोलते हैं, और ये तीन रीजन में डिवाइड होता है, असेंडिंग एओर्टा, सिस्टमिक आर्क और डिसेंडिंग एओर्टा। लिगामेंटम एट्रियोसम जो है वो ज्वाइंट करता है पल्मोनरी ट्रंक को एओर्टिक आर्क से, जो आर्क बना हुआ था उससे ज्वाइंट करता है। ये रेमनेंट होता है एम्ब्रियोनिक डक्ट का, जिसको डक्टस एंड्रियोसिस बोलते हैं, रेमनेंट मतलब रिड्यूस फॉर्म में होता है। एओर्टिक आर्क जो है वो तीन आर्टरीज को लाइक गिव राइज देगा, जो है ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सब क्लेविकल। इस तरह के इंडोमिनेट ब्रैकियोसेफेलिक का ही नाम है। इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे हार्ट का, तो एट्रिया जो है वो क्या है, थिन वॉल रिसीविंग चैम्बर है, ये रिसीव करता है ब्लड को, और ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट आउट रहते हैं, राइट और लेफ्ट ऑरिकल। इसके थ्रू इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, एक सेप्टम एक पर्दा होता है, और इनमें एक डिप्रेशन देखने को मिलेगा अपने को ओवल शेप का, ओवल शेप यानी अंडेनुमा शेप का, उसको बोलेंगे फोसा ओवलिस। ठीक है, ये फॉर्मेन ऑफ ओवलिस का ही रेमनेंट है, रिड्यूस फॉर्म। सुपीरियर वेना केवा, प्री केवल, इंफीरियर वेना केवा, पोस्ट, ये सब हम लोग देख चुके हैं। पोस्ट केवल ओपनिंग जो है उसको यूस्टेचियन वॉल जो है वो गार्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब जो कोरोनरी साइनस है उसमें थिबिसियन वॉल जो है वो राइट एट्रियम में चला जाएगा। तो ये सारी की सारी वही चीजें डिस्क्राइब की जा रही हैं जो कि हमने डायग्राम में देखी है। एक चीज ये याद रखना कि इसमें दो तरह के वॉल्व होते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। तो जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो प्रेजेंट होगा राइट
एट्रोवेंट्रल एपर्चर है, यानी कि ये जैसे मान लो 4 चैम्बर हमने बना दिया, राइट साइड में एट्रियम और वेंट्रिकल, इनके बीच में जो है ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। और देन लेफ्ट वाले में क्या होगा, इन दोनों के बीच में, ये तो हो गया ट्राइकस्पिड वॉल, इन दोनों के बीच में हो गया बाइकस्पिड वॉल, ठीक है। और जो ये हार्ट के जो वॉल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये वॉल्व जो है ये इंश्योर करते हैं कि दोबारा बैक फ्लो ना हो, यानी कि जैसे एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आया तो ये बंद हो जाते हैं, जैसे ही बंद होते हैं तो क्या होता है कि वो उल्टा नहीं जाएगा, वो आगे की तरफ ही मूव करेगा। दोनों वॉल्व का यही काम है, बैक फ्लो को बचाते हैं। अब हम लोग बोले देखेंगे इसका नेक्स्ट आगे का पार्ट, ये हम देख ही चुके हैं डायग्राम। वेंट्रिकल की बात करेंगे। वेंट्रिकल जो है इंफीरियर यानी नीचे की साइड होते हैं, थिक वॉल होते हैं, पंपिंग चैम्बर होते हैं ये, इसलिए इनकी वॉल थिक रखी गई है क्योंकि पंप करते हैं ब्लड तेजी से। वो तो रिसीव कर रहे थे और इनको भेजना है, तो भेजने के लिए इनकी वॉल थिक होना जरूरी है। तो वेंट्रिकल्स होते हैं लेफ्ट और राइट, ये दो नीचे वाले चैम्बर, ऊपर वाले हमने देख ली, और एक ये जो वेंट्रिकल है दो, इनके बीच में जो सेप्टम है उसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, याद रही जाएगा। 3 × 3 3 गुना ये थिक होते हैं राइट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होगा, 3 गुना थिक वॉल प्रेजेंट होगी, क्योंकि उसको क्या करना है, प्योर ब्लड बॉडी के पार्ट्स में भेजना है बहुत तेजी से, क्योंकि पार्ट्स जो ऑर्गन से वो बहुत दूर दूर प्रेजेंट है। अब जो इनर सरफेस है वेंट्रिकल का, उसमें कई सारी रिजेस देखने को मिलती है। रिजेस मतलब ऐसे इस तरह की स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, उनको बोलेंगे कॉलोनी कार्नी या फिर ट्रेबेक्युलर कार्नी। अब जो वेंट्रिकल की जो ल्यूमेन स्पेस है उसमें क्या होता है, उसमें इनइलास्टिक फाइबर्स होते हैं, कॉर्डी टेंडिन इनको बोलना चाहिए गया है। तो ये टर्म्स हैं जो कि आपको याद रखनी है। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल जो है वो वेंट्रिकल की वॉल पे ही ये अटैच रहते हैं, और ये पेपिलरी मसल्स होती है जो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग को इंश्योर करती है। नेक्स्ट जो है, ये जो ओपनिंग से ये गार्ड होती है सेमी ल्यूनर वॉल्व के थ्रू, और ये ब्लड को बैकवर्ड फ्लो से बचाते हैं। अब हम पंपिंग एक्शन देखेंगे हार्ट का, कि वो किस तरह से ब्लड को पंप करता है, ठीक है। तो हार्ट जो है वो मेन पंपिंग ऑर्गन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, और ये रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन रिदम में काम करता है। लब डब, जब भी आप स्टेथोस्कोप से सुनोगे, कान में स्टेथोस्कोप लगा के आपको लब डब की आवाज सुनाई देगी, तो ये रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन है। धक 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 जो आपको सुनाई देती है वो कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन की वॉइस है, ठीक है। कार्डियक मसल में या हार्ट मसल में होता है। सिंगल सिस्टोल फॉलोड बाय डायस्टोल, ये एक हार्ट बीट बनाती है, यानी कि हार्ट बीट 70 से 72 पर मिनट होनी चाहिए, इसको बोलते हैं हार्ट रेट। और हार्ट बीट जो है वो अबाउट 70 ml ब्लड को एक बार में पंप करते हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। तो ये इस तरह से ये पूरा का पूरा अपने हार्ट का देखते हैं। अब देखते हैं कि हार्ट जो पंप होता है 72, अबाउट 72 × 70 ml उसको हार्ट को पंप करना है। इंटू करने पे आंसर क्या आएगा, 50 40 ml, यानी कि 5040 ml, 5 लीटर अराउंड ब्लड 1 मिनट में पंप कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, क्योंकि पंप हो रहा है यानी बाहर निकल रहा है। कंडक्टिव टिश्यू ऑफ हार्ट क्या होता है, हार्ट जो है मायोजेनिक होता है, मायोजेनिक मतलब पूरा मसल्स का बना हुआ होता है, और इसमें जो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है वो नर्व्स के इनपुट से इंडिपेंडेंट, यानी नर्व्स पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। ये रिदमिक जो न्यूरोजेनिक इसलिए बोला है क्योंकि इसमें नर्व भी प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, वेन्स प्रेजेंट है, इसलिए हमारा जो हार्ट है वो मायोजेनिक होता है। इसमें रिदम्स के फॉर्म में आप लोग जैसे PRQ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है ग्राफ हमको देखने को मिलता है जब हम ECG देखते हैं। स्पेशल कार्डिक मस्कुलेचर यानी कि नोडल टिश्यू भी उसको बोला गया है, ठीक है। तो ये इस तरह से पूरी स्पेशलाइज्ड मसल से बना हुआ होता है हमारा हार्ट। और नोडल टिश्यू जो है वो अपर साइड में प्रेजेंट है, अपर कॉर्नर में, उसको राइट एट्रियम बोलेंगे। इसमें ये एसए नोड होता है, यानी एसए नोड कहाँ पर प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम में।
ये इसको सिग्नल देगा, ये इसको कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए प्रोवोक करेगा, यानी वेव सेंड करेगा। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये सुपीरियर वेना केवा जो हमने देखा था ऊपर वाला, उसके पास में, उसके बेस में यहाँ प्रेजेंट होगा, बेस पार्टन। ठीक है, अब हम दूसरा देखेंगे नोडल टिश्यू अनदर मास, उसको बोलते हैं एवी नोड। एवी नोड जो है वो ऑटोरिथमिक फाइबर होता है और ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। ठीक है, एसए नोड और एवी नोड, इन में से ही कुछ टिश्यूज जो हैं, जैसे मान लो एवी नोड है और एसए नोड है, इनमें से ही कुछ इस तरह से नर्व इम्पल्सेस जाती है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जाता है, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस या और पुरकिंजे फाइबर। तो इनमें से ही ये जो ऐसे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। अब देखेंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो एसए नोड का फुल फॉर्म है साइनो एट्रियल नोड, जो कि राइट एट्रियम में प्रेजेंट है। ये इसको हम पेस मेकर भी बोलते हैं, यानी कि पावर जनरेट करती है, हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए पावर देती है। ऐसे नोड जो है वो लेफ्ट ऑर्ट्रियम, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल से पास होगी, तब वो किस क्या बना लेगी? एवी नोड। एवी नोड को बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जो कि प्रेजेंट होती है राइट एट्रियल वॉल के नियर, लाइक जो इंटर, ये जो सेप्टम था हमारा ऑरिकल और वेंट्रिकल का, इसके यहाँ पर एवी नोड प्रेजेंट होती है। यहाँ पर क्या थी? ऐसे नोड थी। ठीक है, और ये पेस सेटर के नाम से जानी जाती है। ये है पेस मेकर और ये है पेस सेटर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट का जो कंडक्शन है वो किस तरह से होता है, ये देखो। इसमें हम लोग देख सकते हैं क्लियरली, ये है साइनो एट्रियल एसे नोड, ये है हमारी एवी नोड। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, ये बंडल ऑफ हिज है, यहाँ पर ये जो मिला है, जो कि वेंट्रिकल्स को कंट्रोल करेगा। राइट बंडल है, ठीक है, और ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने देख ली है पूरा का पूरा, किस तरह से हार्ट में कंडक्शन होता है। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखेंगे बंडल ऑफ हिस, या फिर बोलेंगे त्वरा ब्रांचेस। वो एवी नोड से निकल रही थी जो ब्रांचेस हमने देखी थी। ठीक है, इस तरह से वो दो ब्रांचेस निकलती है, एक तो राइट में और दूसरी बंडल जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल में। और ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मैंने अभी पहले भी ऊपर बताया था आपको, ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है पुरकिंजे फाइबर। बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे फाइबर जो है, ये सेपरेट सेपरेट इम्पल्सेस देते हैं अपनी अपनी वेंट्रिकल्स को, और इसकी वजह से जो है वेंट्रिकल में कॉन्ट्रेक्शन क्रिएट होता है। ह्यूमन हार्ट का जो मैकेनिज्म है वो देखते हैं वर्किंग कैसे होता है। ह्यूमन हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा। कॉन्ट्रेक्शन को बोलेंगे सिस्टोल और रिलैक्सेशन को बोलेंगे डायस्टोल। एट्रिया और वेंट्रिकुलर अल्टरनेट में कॉन्ट्रेक्शन करेंगे, नहीं पहले ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये रिलैक्स पोजीशन में रहेगा, जब ये रिलैक्स हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, एक के बाद एक। इसको हार्ट बीट बोलते हैं या कार्डिक साइकिल भी बोला गया। 0.8 सेकेंड में ये कंप्लीट हो जाती है ऑन एवरेज। 72 बीट्स कंप्लीट होती है 1 मिनट में एक एडल्ट। ठीक है, रेस्ट कंडीशन में। अब देखते हैं एट्रियल एट्रियल सिस्टम, यानी कि जो राइट एट्रियम हमारा है, हमने क्या पढ़ा था कि राइट एट्रियम में आता है क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि, और लेफ्ट वाले में क्या बहता है? लेफ्ट साइड हमारा कौन सा ब्लड बहता है? प्योर ब्लड। ठीक है, अब ये वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। ये तो ये दोनों में ही ब्लड का प्रेशर रहता है, और इस तरह से ऐसे नोट इनको एक्साइट करता है इम्पल्स देने के लिए, और देन फिर वो वेंट्रिकल्स में चला जाएगा पूरा ब्लड। वेंट्रिकल्स में जाने के बाद एक साथ होता है ये काम। यहाँ पे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इम्प्योर है, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड है, एक साथ दोनों नीचे आए। ये तो गया प्योर होने के लिए लंग्स में, और ये गया प्योर फॉर्म में है तो बॉडी के ऑर्गन्स में। तो इस तरह से होता है। ठीक है, उसके बाद
नेक्स्ट देखते हैं अपन वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल। तो ये तो आर्टरी का था, अब वेंट्रिकल्स का देखेंगे। एट्रियम का था, ऑरिकल का। जो इम्पल्स है वो ऐसे नोड से अराइज होती है, एवी नोड तक आती है। एवी नोड जो इम्पल्स देगा वो बंडल ऑफ हिस को देगा, बंडल ऑफ हिस देगा पुरकिंजे फाइबर को, और फिर वो वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के काम में। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया अपना ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, मैंने सही बोला ना। राइट वेंट्रिकल में आ गया ऊपर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो ये जो साउंड होती है, लब की साइंड साउंड होती है। जब ये जो कस्पिड वॉल्व ओपन होंगे तो डब की साउंड आएगी, और बंद होंगे तो लब की साउंड आएगी। ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है वो 0.3 सेकेंड तक होता है, एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो है 0.5 सेकेंड तक होता है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग देखेंगे एओटा जब होता है ना, एओटा से तो डब की आवाज आएगी, और जब ये बंद हो गए तो ये लब की आवाज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये टाइम पीरियड जो अभी अपन ने देखा वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में बताया गया। 0.4 सेकेंड दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल, इन दोनों का वो बोलते हैं कंबाइंड डायस्टोल। डायस्टोलिक प्रेशर भी इसको बोलते हैं, जब वेंट्रिकल्स में प्रेशर अप्लाई होता है। ठीक है। और कार्डियक पूरी साइकिल का ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकेंड। राइट साइड जो है हर्ट, हाँ पता ये बता ही दिया मैंने आप लोगों को। एंड टोटल 70 ml जो है वो अप्रोक्सीमेट, इसको बोलते हैं अपन स्ट्रोक वॉल्यूम। अब रेगुलेशन कैसे होगा कार्डियक एक्टिविटी का, तो ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक होता है, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में भी होगा, लेकिन एज वेल एज हार्मोन भी इसको कंट्रोल करेंगे। तो तीनों चीजों से ये कंट्रोल होता है। मायोजेनिक के मतलब मसल्स का है, मसल बोन्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होती है, और नर्वस सिस्टम हार्मोन दोनों चीजें इनको कंबाइन करती है। जैसे एडीएच का सिक्रेशन वो सब पढ़ा था अपन ने, देखते हैं अभी। नर्वस कंट्रोल करेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हार्मोन एपिनेफ्रिन, जैसे कि हार्ट बीट का बढ़ना इमरजेंसी के टाइम पे। जैसे मान लो हम जा रहे थे रास्ते में, बीच में एकदम से हम हमारे रास्ते में एक डॉगी आ गया और वो भौंकने लगा, तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। तो ये इमरजेंसी अलार्म होता है जो कि हार्ट बीट को बढ़ा देता है, हम डर जाते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में एसिटाइल कोलिन जो है वो सीक्रेट होता है, जो कि हार्ट बीट बीट को रिड्यूस कर देगा। फिर बाद में कोई एक अंकल आए, उन्होंने उसको भगा दिया और हमारी हार्ट बीट नॉर्मल हो गई। तो ये होता है एसिटाइल कोलिन सीक्रेट होने पर। ठीक है। अब हम बात करेंगे नर्वस कंट्रोल की। तो नर्वस सिस्टम कैसे कंट्रोल करेगा, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के थ्रू ही ये कंट्रोल होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो हमारा सेंटर होता है पीछे की तरफ, सर के पीछे, वहां से कंट्रोल होता है। उसमें बहुत सारे रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर, बैरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। बैरो मतलब प्रेशर के रिसेप्टर्स होते हैं। केमिकल कैसे कंट्रोल करेंगे, जैसे हाइपोक्सिया की कंडीशन हो गई, एसिडोसिस या एल्कलोसिस की कंडीशन हो गई, तो वहां पे कार्डियक एक्टिविटी जो है वो हार्ट बीट को मेंटेन करेगी, कम करना है या ज्यादा करना है। हाइपोक्सिया का मतलब ऑक्सीजन की कमी, एसिडोसिस मतलब एसिड बढ़ने से या एल्कलाइन बढ़ने से हमारी हार्ट की जो एक्टिविटी इफेक्ट होती है। हार्मोन जो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन वो कार्डिक एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, यानी कि पोटेशियम आयन, कैल्शियम, सोडियम आयन, इनका इफेक्ट भी हमारे हार्ट की कार्डिक एक्टिविटी में बढ़े। कार्डिक एक्टिविटी डिक्रीज कौन करेगा, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन। ठीक है, तो इस तरह से बढ़ाएंगे कौन, एपिनेफ्रिन, नेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। और डिक्रीज कौन करेगा, सोडियम और पोटेशियम का लेवल जब ब्लड में डिक्रीज हो जाएगा तो ब्लड की एक्टिविटी में डिक्रीजमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लड वेसल, यानी किसी किसी को लो बीपी हो जाता है, तो उसका मतलब क्या है, ब्लड में क्या है, सोडियम और पोटेशियम का लेवल कम हो। ब्लड वेसल आर्टरीज, आर्टरीज जो है वो ब्लड को हार्ट से वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी लेके जाती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो क्या लेके जाती है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड, क्योंकि इसे लंग्स में लेके जाना है। ठीक है। उसके बाद रेडियल, ब्लैंकियर, फीमरल, इस तरह से
अलग अलग जो है ये सुपरफिशियली हमारी बॉडी में डीपली या सीटेड ये रहती है। ठीक है। और उसके बाद देखते हैं आर्टरी का टीएस। तो आर्टरी में जब हमने कट किया और ऐसे देखा तो हमको क्या क्या लेयर्स दिखेंगी। बाहर की ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एडवेंशिया भी कहते हैं। बीच में ट्यूनिका मीडिया एंड अंदर ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटीमा। आउटर मोस्ट जो है वो थिक होती है, टफ होती है, कोलेजन फाइबर की बनी होती है। मिडिल वाली जो है वो भी थिक होगी, स्मूथ मसल की होती है, इलास्टिक फाइबर में होते हैं। और पल्सेशंस इसमें यानी वेव कॉन्ट्रेक्शन वगैरह वो रेगुलेट होती है। आर्टरी की जो इनर मोस्ट लेयर है वो एंडोथेलियल सेल की बनी होती है। ठीक है। और इसमें जो ये ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन में ब्लड वगैरह जो है वो फ्लो देखने को मिलेगा। आर्टरीज में वॉल्व नहीं होती है, तो ब्लड का जो फ्लो है वो एकदम फास्ट जाएगा। लेकिन वेन्स में क्या है, वॉल्व होती है जो कि धीरे धीरे बाहर होता है उसमें। देखो होता क्या है कि आर्टरीज में बहुत थिक वॉल होती है, क्योंकि उसको बहुत दूर तक अपने बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड को भेजना है। जबकि नर्व्स ही वेन्स जो होती है इन वेन्स में क्या होता है कि धीरे धीरे ब्लड का फ्लो होता है। तो ब्लड का फ्लो धीरे होने की वजह से ऐसा भी हो सकता है जब तेजी से हम किसी चीज को फेंक रहे हैं तो वो वापस लौट के नहीं आएगी। लेकिन धीरे धीरे अगर जा रही है तो वो वापस बैक फ्लो ना हो जाए, इसके लिए इनमें क्या होते हैं, वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। और आर्टरी में जरूरत नहीं होती है क्योंकि एकदम से भेजना होता है प्रेशर से। देखो जो वेन्स है उनमें डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर आती है, वो डीऑक्सीजनेटेड होता है इसलिए ब्लू कलर की दिखती है। ठीक है। पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। वेन्स थिन वॉल होती है, सुपरफिशियल होती है, ऊपर सराउंड रहती है ऑर्गन्स, और ब्लड को लेके आएंगे ऑर्गन से हार्ट की तरफ। इनकी जो लेयर है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना, इनमें भी प्रेजेंट होती है। मीडिया उसमें थिक थी आर्टरी में, लेकिन इसमें थिन होती है। ठीक है। और इंटरनली इनमें वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जो कि बैक फ्लो को रोकते हैं ब्लड। पोर्टल वेन क्या होती है, हिपेटिक पोर्टल वेन, जो कि बाकी वेन्स से डिफरेंट होती हैं। और ये ब्रांचेस में होती है। एग्जाम्पल जैसे कि लीवर, हिपेटिक टर्म आई मतलब लीवर का कनेक्शन है। तो लीवर जो है वो हार्ट में ब्लड पहुंचाने से पहले वो क्या करेगा, हिपेट पोर्टल वेन में पहले उसका ब्लड जाए। कैपिलरीज बिल्कुल माइन्यूट ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे आपने देखा होगा लेग्स में, या लेग्स में ज्यादा क्लियरली नजर आती है, हैंड्स में भी दिखती है। छोटी छोटी ऐसे वेन्स रहती है, ये कैपिलरीज है। ठीक है। कभी आप देखोगे दिखाई देंगी, कभी गायब हो जाएंगी। तो ये बनती बिगड़ती रहती है, बहुत थिन होती है, सिंगल लेयर्ड होती है। फ्लैट और स्क्वामस एपिथेलियम होती है, और इनमें ठीक है बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। मटेरियल का एक्सचेंज ये करती है, न्यूट्रिशन का, ऑक्सीजन का। और ब्लड फ्लो जो है इनमें भी हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो होता है। ठीक है। डब्ल्यूबीसी, इसमें जो स्मॉल पोर्स होते हैं वो जब इनके स्मॉल पोर से जब डब्ल्यूबीसी निकलते हैं तो उसको बोलते हैं डायापेडेसिस। डायापेडेसिस मतलब अपना शेप चेंज करके उनको निकलना पड़ेगा, क्योंकि सकड़ी जगह है ना, छोटी जगह है। पल्स क्या होता है, पल्स एक प्रेशर वेव की फॉर्म में इस तरह से पल्सेस जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर नर्व्स में यहाँ पर जब वो काउंट करोगे तो आपको ऐसे ऐसे रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन वो पता चलेगा, वो पल्स है। तो आर्टरी से वेंट्रिकल में किस तरह से ब्लड जा रहा है उसको दिखाती है। हम फील कर सकते हैं सुपरफिशियली रिस्ट से हमारी, या नेक से भी आप पता कर सकते हैं। पल्स रेट जो है वो हार्ट रेट के इक्वल होती है। ठीक है। एक टर्म आती है टैकीकार्डिया, मतलब अगर नॉर्मल से ज्यादा अगर बढ़ गई पल्स रेट, 100 बीट्स पर मिनट हो गई तो टैकीकार्डिया, और 60 से नीचे हो गई तो ब्रेडिकार्डिया। यानी पल्स रेट स्लो। तो ये हो गया पल्स। अब बीपी की बात करेंगे, ब्लड प्रेशर। तो ये ब्लड प्रेशर जो ब्लड अप्लाई करता है ब्लड वेसल की वॉल में, उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसको मेजर कर सकते हैं स्पाइरोमैनोमीटर से। आर्टरी ब्लड प्रेशर जो होता है वो आर्टरीज अप्लाई कर रही है, वो आर्टरीज की वॉल पे प्रेशर पड़ रहा है आर्टरियल में। ठीक है। और वो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रेक्शन की वजह से ही वो पे अप्लाई होता है। इसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो कि 120 mmHg नॉर्मल होता है हेल्दी पर्सन में। और जब आर्टरी की वॉल पे
फोर्स अप्लाई होता है तो वेंट्रिकुलर रिलैक्स हो जाता है, उसको बोलते हैं अपन डायस्टोल प्रेशर, डीपी। वो नॉर्मल जो 80 mm Hg होना चाहिए हेल्दी पर्सन का, ठीक है। तो ये इसका टोटल फॉर्मूला था। नेक्स्ट डिफरेंस जो देखने को मिलता है सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर में, पल्स प्रेशर बोलते हैं 40 mm Hg होता है। आर्टरीज जो है अगर वो हार्ड हो जाती हैं, अगर मान लो कोलेस्ट्रॉल के फैट के डिपोजिशन से या किसी भी चीज से डिपोजिशन हो गया आर्टरीज की वॉल में मान लो, तो उसको बोलते हैं आर्टरियोस्क्लेरोसिस। अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया तो बोलते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस। और रीनल डिजीज है, मान लो किसी को किडनी डिजीज है, हार्मोन चेंज हुआ है, ओबेसिटी की वजह से हुआ है, ओबेसिटी वगैरह हुई है। ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल से अगर लो है तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं, और ज्यादा है तो हाइपरटेंशन। तो 90 से 60 के बीच में रहना चाहिए तो ठीक है। हाइपोटेंशन इससे बिलो हो जाए अगर तो, यानी 60 से बिलो हो जाए तो हाइपो, 90 से बिलो नहीं होना चाहिए, 140 से अब हो जाए तो हाइपर, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर, कार्डियक आउटपुट, ब्लड वॉल्यूम, एज, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, वेनस रिटर्न, लेंथ ऑफ ब्लड वेसल, जेंडर और पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ये इफेक्ट करते हैं ब्लड प्रेशर। मेजरमेंट कैसे करें, स्पाइनो मैनोमीटर से करते हैं, रबर का बैग होता है, मरकरी मैनोमीटर वो अप्लाई कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रहा, ठीक है। इसमें इस तरह से आप लोग के हाँ हैंड में बांध देते हैं, आर्म में इस तरह का पैच। उसके बाद एक मशीन होती है, यहाँ से पंप करेंगे, ठीक है, प्रेशर, और देन फिर वो मशीन में आपका सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर आ जाता है। हाइपरटेंशन क्या है, हाइपरटेंशन जो है ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाए तो होता है, और अगर मान लो ये कंटिन्यू रहता है तो ये डेंजरस हो सकता है, हार्ट, ब्रेन या किडनी पे इफेक्ट डाल सकता है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन इसको बोलते हैं, हार्ट अटैक, ठीक है। ब्रेन पे अगर इफेक्ट डालेगा तो हेमरेज, और किडनी फेलियर भी कर सकता है अगर हाइपरटेंशन होती है किसी। कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस, ये कैल्शियम, फैट या कोलेस्ट्रॉल या फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन हो जाता है ब्लड वेसल्स में या जम जाता है, तो ब्लड जो है वो इजीली फ्लो नहीं हो पाता, ल्यूमेन उसकी नैरो हो जाता है। उसके बाद आता है हार्ट ट्रांसप्लांट। हार्ट ट्रांस मान लो किसी का हार्ट डैमेज हो गया, तो नॉर्मल हार्ट जो है डेड जो बॉडी होती है उससे निकाल देते हैं, उसको हेल्दी बॉडी में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और इस स्टेज में क्या होता है, ये तब किया जाता है जब हार्ट फेलियर हो रहा है या सीवियर कोरोनरी आर्टरियल डिजीजेस है। एंजिना पेक्टोरिस जो है वो चेस्ट में जब पेन होता है उसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो कार्डियक मसल में, या तो कोई डिपोजिशन हो गया है एथेरोस्क्लेरोसिस या आर्टरोस्क्लेरोसिस की वजह से, डिपोजिशन की वजह से चेस्ट में पेन होने लगता है, उसको बोलते हैं एंजिना पेक्टोरिस। हैवीनेस फील होती है लोअर जॉ में, नेक में, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट शोल्डर में अगर पेन है तो इसका मतलब है कि उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंजियोग्राफी। जो एंजियोग्राफी है वो एक्सरे फिल्म की तरह हम उसको देख सकते हैं, और उसमें ब्लॉकेजेस वगैरह पता चल जाते हैं तो बाईपास सर्जरी करके वो ब्लॉकेजेस लिए जाते हैं, उसको एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। और इस तरह से बॉडी, हैंड और लेग में जो है उनकी वेन्स में इस तरह से प्रेशर से कुछ तो फ्लोटिंग जो है हटाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है साइलेंट हार्ट अटैक। तो इसमें इसको मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन बोलते हैं। इसके सिम्टम्स होते हैं सीवियर एक्सट्रीम चेस्ट पेन, हाइपरटेंशन है, ब्रीथ शॉर्ट हो रही है, स्वेटिंग आ रही है, डिजीनेस, बेहोशी आ रही है। माइल्ड सिम्टम होते हैं कि इंसान कंफ्यूज होता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है, इग्नोर करता है उसको, ठीक है। मैन, हाँ मैन में जो है चांसेस ज्यादा होते हैं रेदर देन वुमेन, क्योंकि मैन जो है वो इमोशंस को सप्रेस करते हैं, उसकी वजह से उनके हार्ट पे इफेक्ट आता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इस तरह से एक ग्राफिकल स्ट्रक्चर होता है, ईसीजी मशीन से इसको पता किया जाता है। इसमें 4 लिम्ब में इलेक्ट्रोड्स डाले लगाए जाते हैं, और 6 इलेक्ट्रोड्स जो है वो हार्ट में लगाए जाते, चेस्ट में लगाए जाते हैं, सॉरी। तो नॉर्मल ईसीजी ऐसी दिखती है।
इनमें देखो वेव्स होती है, ये पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, ये आर वेव है, ये वाली टी है। ठीक है। और इसमें ढंग से डायग्राम में गया, पी वेव क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, टी वेव। तो पी वेव जो है एट्रियल एट्रियम से रिलेटेड होती है, क्यू आर एस जो है वो वेंट्रिकल से रिलेटेड होती है, और जो टी वेव होती है वो भी होती है वेंट्रिकल से रिलेटेड। तो ये तो डीपोलराइजेशन होगा, और ये रीपोलराइजेशन, यानी कि प्लस माइनस जो चार्जेस होते हैं हमारे बॉडी में, उसके हिसाब से ये इनकी पल्स रेट्स काउंट होती है। ठीक है। तो कार्डियक मसल अगर डिफेक्ट में है, डैमेज है, तो एबनॉर्मल कंडीशन में ऐसा इनकी जो वेव्स हैं उनका लेंथ जो है इफेक्ट होता है। लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि लिम्फ, लिम्फेटिक वेसल और कुछ ऑर्गन या टिश्यू से मिलकर बनता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये भी ब्लड की तरह। इनमें आरबीसी नहीं होती, प्लेटलेट्स नहीं होती, और कुछ प्रोटीन्स नहीं होते। ठीक है। और ये क्लियर वाटर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्रांसपेरेंट दिखता है। और ये इंट्रासेलुलर स्पेसेस में होता है, यानी कि सेल्स के बीच में जो स्पेस है उनमें लिम्फ ऐसे बहता है। ठीक है। और थोरेसिक डक्ट या फिर राइट लिम्फेटिक डक्ट के थ्रू भी ये ब्लड वेसल में एंटर कर जाता है, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम को क्या करना है, डब्ल्यूबीसी भेजनी है। तो ब्लड में भी डब्ल्यूबीसी जानी चाहिए, ताकि हमारे बॉडी में जो प्रोटेक्शन सिस्टम है वो मेंटेन किया जा सके, डिफेंस मैकेनिज्म, जो कि हम लोग करते हैं किससे, फॉरेन पार्टिकल्स यानी बैक्टीरिया और वायरसेस से। तो ये हमारा एक चैप्टर और भी जो है, हमारा सर्कुलेशन का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अब ये जो हमारे दोनों चैप्टर्स है, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, ये अब कंप्लीट है। कोई डाउट है तो डाउट सेशन में आप लोग पूछ लीजिए। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड एंजॉय।